अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। इलाही खैर। लुबना बेगम और रुखसार को घर में दाखिल होता देखकर महर अफरोज़ ने दिल ही दिल में सब खैर होने की दुआ मांगी, क्योंकि इन माँ बेटी की आमद अफरोज़ के लिए किसी आजमाइश से कम नहीं होती थी। हाय अम्मा, इस घर में दाखिल होते ही मुझे तो हर तरफ सिदरा खाला की खुशबू महसूस होने लगती है, जैसे वो अभी भी यहीं कहीं मौजूद हों। महर अफरोज़ से गले मिलते रुखसार ने ठंडी आह भरते हुए माँ से कहा, तो वो अपनी आंखों के कोनों से नादीदा आंसू साफ करने लगी। सच कहती हो, मुझे भी यहाँ आकर यही लगता है कि सिदरा अंदर से निकल कर आएगी, कहती मेरे गले से लग जाएगी। हक हाँ, ये इसकी उम्र तो ना थी जाने की। कैसी मेरी जिंदगी से भरपूर बहन अपना हंसता बसता घर छोड़कर मनोमट्टी तले जा सोई। दुपट्टे से नाक रगड़कर पहुंचती यानी रिक्कत आमेज लहजे में बोली। महर खामोश खड़ी रही। इतने अरमानों से ही घर सजाया था, लेकिन बदनसीब को 1 साल से ज्यादा रहना नसीब नहीं हुआ। इससे पहले तो किराए के घरों में रहती रही थी, अब दिन फिरने लगे थे कि ऊपर से बुलावा आ गया। सिद्रा को अवधि जहां सुधारे 20 बरस बीत गए थे, लेकिन बेटी बेगम हर बार महर अफरोज को देखकर यूं ही बैंड डालना शुरू कर देती, जैसे कल ही की बात हो। इनकी दुख्तर नेक उख्तर रुखसार इस वक्त सिर्फ 3 साल की थी जब सिद्रा का इंतकाल हुआ था, लेकिन उसे ना जाने कैसे हर तरफ इस घर में अपनी सिद्रा खाला की खुशबू महसूस होने लगती, जिन्हें उसने सिर्फ तस्वीरों में ही देख रखा था। बच्चे अब इसके कद के बराबर आ गए, इन्हें देखकर कैसे उसके सीने में ठंड पड़ती। हक हा, मेरी बदनसीब बहन। सोफे में धंसते हुए उन्होंने एक और सर्द आह भरी। तो ऐसे खड़ी टुकर टुकर क्या देख रही हो? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? महर अफरोज की खामोशी इन्हें खिले भी, और कुछ नहीं तो कम अज कम इनके दुख में शरीक होने का इजहार ही कर डालती हूँ। नहीं आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है। सिद्रा इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी, उसका जाना और मेरा इस घर में आना इसी रोज से तय था। मैं और आप कैसे टाल सकते थे किस्मत के लिखे को? महर अफरोज के रुसानियत भरे लहजे पर लुबना पहलू बदल कर रह गई। बच्चे नजर नहीं आ रहे? बात बदल कर पूछा। लैला सो रही है और खुरम। उनकी बात आधी मुंह में ही रह गई थी कि खुरम ने अंदर आते हुए खुशगवार लहजे में कहा, आहा, आज तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। बड़े लोग तो अक्सर ही यहाँ आते रहते हैं, आप जनाब को ही फुर्सत नहीं हमारे घर झांकने की। माथे पर गिरे सिल्की बाल झटकती रुखसार एक अदा से बोली तो खुरम सर पर हाथ फेर कर रह गया। नानी भी तुम्हें याद कर रही थी, शाम को चक्कर लगाऊंगा, रुखसार को देखते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। कुछ लिया आप लोगों ने? अरे कहाँ बेटा, जब से आई हूँ सूखे मुंह ही बैठी हूँ। तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हमारे आते ही दस्तरख्वान सजा देती, लेकिन लुबना खाला ने अफसरदगी से बात अधूरी छोड़ी। महर अफरोज जल्दी से उठी थी। मैं अभी जा रही थी किचन में। रहने दीजिए, मैं खुद ही बाहर से कुछ ले आता हूँ। ये आपके मेहमान थोड़ी हैं जो आप इनकी खातर तवाज़ो की जहमत उठाएंगी। खुरम लुबना से कहता बाहर निकल गया था। महर अफरोज का चेहरा तारीख पड़ गया। लुबना बेगम और रुखसार ने एक दूसरे की तरफ मैंने खेज नज़रों का तबादला किया था। रुखसार उठकर घर का जायजा लेने लगी। आंटी, आपने सेटिंग चेंज कर दिया क्या? यूं ही घूमते फिरते उसने पूछा। किचन की तरफ जाती महर ने असबात में सर हिलाया। पूरे घर में रुखसार की पेंसिल हील की टिक टिक गूंज रही थी। पहले वाली सेटिंग ठीक थी, ये वाला सोफा इस कोने में ज्यादा अच्छा लगता। घूमते फिरते एक एक चीज पर एतराज करती। वो फिर से लाउंज में माँ के करीब सोफे पर आ बैठी थी। कोई बात नहीं, बाद में सब कुछ अपनी मर्जी से बदलती रहना। लुबना खाला की बात पर महर के हाथों में चाय की ट्रे लर्जी थी। उसी वक्त लैला भी उठकर बाहर आ गई। माँ सदके, उठ गई मेरी शहजादी। लुबना खाला ने चटाचट एक साथ कई बोसे उसके गाल के ले डाले। खुरम बाजार से समोसे, केक, रोल, बिस्किट और भी ना जाने क्या कुछ ले आया था। लैला और खुरम के साथ बातें बिगाड़ते उन्होंने हक समझकर एक एक चीज से खूब इंसाफ किया था। खुरम खुद एक एक चीज उठाकर इन्हें पेश करता रहा। महर अफरोज को यूं नजरअंदाज किया गया जैसे वो वहां मौजूदी ना हो। वो बहुत बुझे दिल से वहां से उठ गई थी। इनके कहकों खुशगपियों की गूंज इन्हें अपने कमरे के अंदर तक गूंजती सुनाई दे रही थी। क्या बात है महर, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी?
इकबाल को वो आज बहुत बुझी बुझी सी, मुजम्मल और निढाल सी लगी। तकिया दुरुस्त करती मेहर ने चौंक कर इन्हें देखा। जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। इनका शुमार उन बीवियों में होता था जो थके हारे घर आए शौहर के सामने शिकायतों के दफ्तर खोलने के बजाय झूठ बोलकर उन्हें मुतमईन करना ज़्यादा बेहतर समझती हैं। परेशान तो तुम हो, ना बताना चाहो तो और बात है। ऐनक लगाकर वो किताब उठाए व गर्दानी करने लगे। मेहर उनके पास जा बैठी। इकबाल, आपने खुरम के बारे में क्या सोचा है? खुरम के बारे में क्या सोचना है? किताब ऊंधी करके सीने पर रखते वो उल्टा उनसे ही पूछने लगे। मेरा मतलब है लैला अभी पढ़ रही है, जबकि खुरम की तो जॉब लग गई है, अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो हमें अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। वो राय तलब नज़रों से शौहर को देखने लगी। क्या कोई बात हुई है? खुरम ने कुछ कहा है तुमसे? अगर खुरम ने मुझे कुछ कहा होता तो फिर मसला ही क्या था? बिला इरादा उनके लबों से फिसल गया था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है। इतने बरस गुजर जाने के बाद भी उन्होंने तुम्हें माँ की हैसियत से कबूल नहीं किया। मैं आपसे कोई शिकवा नहीं कर रही इकबाल, उन्होंने आयशा से कहा। तुम शिकवा ना भी करो, लेकिन मैं भी तो आंखें रखता हूँ, मुझे सब दिखाई देता है। मसलहतन चुप हूँ। जवान औलाद पर सख्ती करते दिल को अजीब से वहम घेरने लगते हैं। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि आप मेरी वजह से बच्चों पर किसी भी किस्म की सख्ती करें। वक्त भी एक जैसा नहीं रहता, आज बदला है तो कल फिर बदल जाएगा। इकबाल ने ममनूनियत से इन्हें देखा था। ना जाने किस नेकी का इनाम हो तुम। वो झिम कर मुस्कुरा दी। अच्छा, असल बात तो वहीं रह गई। मैं कह रही थी खुरम की शादी के बारे में अब हमें संजीदगी से कोई फैसला ले लेना चाहिए। मेरी भांजी ताबिंदा बहुत अच्छी बच्ची है। खुरम के साथ हमेशा मुझे उसी का ख्याल आता है। बहुत छोटी थी जब माँ बाप दोनों गुजर गए। बड़े भाई और भाभी के साथ रहती है। मेरा तो दिल चाहता है पहली फुर्सत में ही गोठ जाकर ज़ीशान से उसका हाथ मांगाऊं। लेकिन खुरम, तुम ज़रूर करो। अगर वो बच्ची खुरम और हमारे घर के लिए तुम्हें मुनासिब लगती है तो खुरम से मैं बात कर लूँगा। मेहर को अपने सीने से बहुत बड़ा बोझ हटता महसूस हुआ। वो जानती थी ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन ये तय था रुखसार इस घर की बहू बनकर नहीं आएगी। 2 घंटों का सफ़र तय करके वो गोठ पहुंची थी। वही खेत खलियान, वही अलवेली पगडंडियाँ, कच्चे पक्के रास्तों से गाड़ी धूल उड़ाती आगे बढ़ती चली गई। ये उनका गोठ था। यहाँ की मिट्टी से बहुत सी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी थीं। इनका वसी रकबे पर फैला कच्चा आंगन, एल्युमिनियम के पाइपों वाली चारपाई पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते अब्बा, भैंसों को का दूध बुलोती अम्मा और इनका घबरू जवान भाई, जिसकी शादी के फौरन बाद अम्मा को उसके हाथ पीले करने की जल्दी पड़ गई थी। वो अभी शहर जाकर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अम्मा ने उसे गफूर के साथ रुखसत करके ही दम लिया। शादी के 5 साल बाद औलाद ना होने के जुर्म के पादाश में तलाक का दाग माथे पर सजाए फिर से उनकी दहलीज पर आ बैठी थी। अम्मा तो यही गम लिए कब्र में उतर गई। अब्बा को अम्मा से बहुत मोहब्बत थी। आखिरी दिनों हुक्का गुड़गुड़ाते जाए, आंसू बहाते चले जाते। उसने दूसरी शादी ना करने की कसम उठा रखी थी, लेकिन अब्बा के बंधे हाथों के आगे मजबूर हो गई। गोट से कराची तक का सफ़र, गाड़ी रुक गई थी। वो गहरी सांस भरती नीचे उतर आई थी। जका भाई, भाभी, उनकी भतीजियाँ सब उन्हें यूं अचानक सामने देखकर बहुत खुश हुए। मुझे ज़ीशान के यहाँ ले चलें भाभी, अपने खुरम के लिए ताबिंदा का हाथ मांगूंगी। खाने के बाद उन्होंने सलमा भाभी से कहा तो वो खुशी खुशी साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। बहुत अच्छा फैसला किया तुमने मेहर। माँ बाप के बाद बच्ची बेचारी तो रुल गई। फरजाना सारा सारा दिन अपने दर्जन भर बच्चों के कामों में उलझाए रखती है। न पेट भर कर खाने को देती है, न तन ढांपने को अच्छा कपड़ा। ज़ीशान भी बीवी की जुबान बोलता है, उसी की आंखों से देखता है। रास्ते में सलमा भाभी इन्हें ताबिंदा के हालात बताती रहीं। घर में कदम रखते ही उनकी बातों की तस्दीक हो गई। फरजाना हाथ में छड़ी उठाए उसे बुरी तरह झिड़क रही थी। घंटा हो गया तुझे गाय के बछड़े को नहलाने को कहा था। वो मट्टी पर लोटनियां लगाता ऐसे ही सो गया और तुम कमबख्त सामने से आती। मेहर इफरोज और सलमा को देखकर हाथ और जुबान एक साथ रुके थे। उदास भरी भरी जिसामत, मक्खन मलाई जैसी रंगत पर गहरी स्याह आंखों वाली ताबिंदा ने शर्मसार होकर नीचे पड़ा अपना दुपट्टा उधड़े हुए कंधों पर फैला दिया। मेहर का दिल दुख से भर गया। उसी वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था। ज़ीशान और फरजाना ने हैरत से पहले एक दूसरे को फिर इन्हें देखा। ताबी की शादी? हाँ, अपनी मरहुमा बहन की निशानी को मजीद रुलने के लिए तुम लोगों के पास नहीं छोड़ सकती। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ीशान, ये पराई औरत है, लेकिन तुम उसके माँ जाए थे। उसने कभी कुछ कहा ही नहीं। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा कहने लगा। तो क्या तुम आंखें नहीं रखते? उसकी हालत देखकर तो कोई अंधा भी अंदाज़ा लगा सकता है। तुम तो फिर। उन्होंने गुस्से और तासुब से बात अधूरी छोड़ दी। उनका गोट आना जाना वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत कम हो गया था।
जब कभी साल 6 महीने बाद चक्कर लगाएं तो 1-2 दिन सलमा भाभी के यहाँ ठहरती। इन्हीं की जुबानी ताबिंदा की खैर खैरियत का पता चलता। फरजाना की शकील कल्बी का उन्होंने तस्करा तो किया था, लेकिन तब वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी कि वो ताबिंदा के साथ इस हद तक जाबराना सलूक रवा रखती हैं। महर इफरोज़ की न्याज भरी बस पर अब वो मुसलसल पहलू बदलती ज़ीशान को देख रही थी, जो उसकी तरफ फ़िलहाल मुतवज्जो नहीं था। खैर, इस चाँद की 14 तारीख को निकाह और रुखसती करवा कर साथ ले जाऊंगी, और मुझे ताबिंदा के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसे मेरी झोली में डाल दो, ज़िंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। आप हमारी बड़ी हैं खाला, अब शर्मिंदा तो मत करें। ताबी आज से आपकी हुई, उसको जब चाहें अपने साथ ले जा सकती हैं। फरजाना के लाख आंखें दिखाने के बावजूद ज़ीशान यूँ बोला जैसे सर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फरजाना की असल बेचैनी की वजह ये थी कि अगर ताबी चली गई तो उसके पीछे बच्चों की लाइन कौन संभालेगा। महर इफरोज़ और सलमा चाय पिए बगैर ही जाने के लिए उठ खड़ी थी। मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाऊंगी बेटा, ज़िंदगी आगे भी इतनी आसान नहीं होगी। मैं कुछ कांटों पर चलकर यहाँ तक आई हूँ, तुम साथ दोगी तो मिल बांट कर सफ़र की सोबतें झेल लेंगे, क्योंकि मंजिल तो एक ही है हमारी। हिम्मत तो नहीं हारोगी, साथ दोगी अपनी खाला का। हैरान परेशान खड़ी ताबिंदा ने बगैर सोचे समझे इस बात में सर हिला दिया था। खुरम ने सुना तो गुस्से से उखड़ गया। मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का हक इन्हें किसने दिया? माँ है ये तुम्हारी, इकबाल ने तहम्मुल से कहा। सौतेली, उसने लब भींच कर कहा। माँ माँ होती है खुरम, सगी या सौतेली के फ़र्क को बीच में मत लाओ। खुरम ने सर झटका। बहरहाल इनसे कह दीजिएगा मैं इनकी किसी भांजी वगैरह से शादी नहीं करूँगा, वो बात पक्की कर चुकी हैं। इकबाल ने उसे समझाना चाहा। मेरी तरफ से साफ इनकार है बाबा। कुर्सी को ठोकर मारता वो बाहर निकलकर लुबना खाला के घर चला आया था। दोनों घरों की दीवार से दीवार मिली हुई थी। दिन रात में कई चक्कर रुखसार के यहाँ और उसके वहाँ के लगते। अक्सर लैला भी कॉलेज से वापस आने के बाद वहाँ चली जाती थी। यहाँ नानी थी, यानी खाला, रुखसार और दस्तगीर। रुखसार अभी अभी नहाकर निकली थी। गीले बालों को दानस्ता शरारत से खुरम के सामने झटका। चंद एक बूंदें उस पर गिरी तो वो नागवारी से उसे देखने लगा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? जिंदगी बर्बाद कर दी है इस औरत ने हमारी। लुबना खाला बिल्कुल ठीक कहती हैं। न जाने बाबा को क्या घोल कर पिला दिया है कि वो इनकी हर बात पर आंखें बंद करके ईमान ले आते हैं। लुबना खाला को उसके आने का पता चला तो फौरन बाहर आ गई। घोल कर तो वाकई पिलाया है, वरना यही इकबाल हमारी फूल जैसी सिद्रा को ऐसी तेज निगाह से देखता कि बेचारी की आधी बात मुंह में ही रह जाती। लेकिन ये जादूगरनी है पूरी, ऐसे ही तो तुम्हारे बाप पर कब्जा नहीं कर लिया। लुबना खाला ने रुखसार को शरबत लाने को कहा तो वो गीले बालों में उंगलियां चलाती उठकर अंदर चली गई। खुरम की निगाह बेसाख्ता उसकी पुश्त पर चली गई। कमीज तक गई तो फौरन निगाहों का जाविया बदल गया। लेकिन अब उसकी दफा मैं इनकी एक नहीं चलने दूंगा। उसने सर झटका था। एक खुरम आया है, ना सलाम ना दुआ आते ही शुरू हो गया। हमीदा कमर नानी माथे पर हाथ का छज्जा बनाए अपने कमरे से निकलकर इनकी तरफ आ गई। सलाम नानी। आगी नानी की याद। चारपाई पर बैठते शिकवा किया। ओहो अम्मा, देखनी नहीं बच्चा कितना परेशान है। इससे पहले कि नानी हमेशा की तरह शिकवे शिकायतों की पटारी खोल लेती, लुबना खाला ने हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर इन्हें पहले ही रोक दिया। क्यों परेशान हो? नाक पर उंगली धरे नवासे से पूछा। रिश्ता तय कर दिया है मेरा। रुखसार के हाथ से शरबत का जग गिरते गिरते बजा। कब? लुबना खाला ने सदमे से उसे देखा। कब? कहाँ? और तुम मान भी गए? मैं नहीं माना, बाबा को राजी कर लिया है उन्होंने। शादी तुमने करनी है या तुम्हारे बाबा ने? रुखसार ने जग तपाई पर पटखा। शादी तो मैं करूँगा, और वो भी अपनी पसंद से। वो पूरे इत्तेमाद से बोला था। कहाँ बात चलाई है उसने रिश्ते की? नानी को बर वक्त सवाल सूझा। अपनी किसी भांजी से। उसने दांत किचकिचाए। एक बार देख लो, क्या खबर लड़की वाकई अच्छी हो। नानी के मशवरे पर रुखसार को आग लग गई। नानी? इतनी जोर से पाँव पटक कर चिल्लाई कि उन्होंने घबरा कर अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। बहरा करोगी क्या मुझे? अगर दोबारा ऐसी बात की तो सचमुच कर दूंगी। एक खून की भरी नज़र खुरम पर डालती वो वहाँ से चली गई थी। कॉल काट दी। लैला ने बेयकीनी से मोबाइल को घूरा। वो सुबह से दस्तगीर को 10 बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा था। रोज़ सुबह उसकी आंख दस्तगीर की कॉल पर ही खुलती थी। वो हैदराबाद में एक पार्सल फैक्ट्री में काम करता था। अक्सर रात की ड्यूटी होती तो सुबह लैला से बात करने के बाद सो जाता। आज सब कुछ खिलाफे मामूल हुआ था। ना तो उसकी कॉल आई और ना ही उसने लैला की कॉल अटेंड की। मारे परेशानी के वो कॉलेज भी ना जा सकी। मैं परेशान हो रही हूँ दस्तगीर, प्लीज़ मेरी कॉल अटेंड करो। मैसेज भेजकर उसने सर घुटनों पर गिरा दिया। उसी वक्त उसकी कॉल आ गई। हेलो दस्तगीर, तुम कहाँ हो? ठीक हो ना?
मुझे क्या होना है, ठीक हूँ मैं, रूखा सा जवाब दिया। लैला चटकी। फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? मुझे छोड़ो, तुम बताओ। सुना है तुम्हारे भाई की बात पक्की हो गई है। वो तो खैर वहां तक भी पहुंच गई। लैला ने गहरी सांस अपने अंदर उतारी। ऐसा कुछ नहीं है, महर अम्मी ने सिर्फ एक बात की है। खुरम की रजामंदी के बगैर कुछ हो सकता है भला? अच्छा, अम्मा तो कुछ और ही कह रही थी। अब की बार वो बोला तो लहजा कदरे बेहतर था। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी दस्तगीर, ऐसा कुछ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। वो उसे जो जताना चाह रहा था लैला समझ गई। दस्तगीर से बात करने के बाद वो लाउंज में चली आई। चावल चुनती महर अम्मी के सामने जाकर खड़ी हुई। उन्होंने झुका सर ऊपर उठाया। आपने हमारे घर, हमारे बाबा पर कब्जा कर लिया, लेकिन खुदा के लिए हमारी खुशियों से खेलना बंद कर दें अब। ऐसे क्यों बोल रही हो लैला? उन्होंने चावलों का थाल एक तरफ रख दिया। इन मासूमियत के ड्रामों से आप हमारे बाबा को बेवकूफ़ बना सकती हैं, हमें नहीं। आप खुरम की बात कैसे तय कर सकती हैं जबकि आपको अच्छी तरह मालूम है कि तुम चलना मेरे साथ, ताबिंदा से मिलोगी तो खुशफहमी है आपकी, हमारे घर से कोई वहां जाना पसंद नहीं करेगा। महर अम्मी गहरी सांस भरते हुए फिर से थाल उठाकर चावल चुनने लगी। लैला ने आगे बढ़कर बदतमीजी से थाल उनके हाथ से लेकर जमीन पर दे मारा। इस भूल में मत रहिएगा कि मैं आपको आपकी इस कोशिश में कामयाब होने दूंगी। धमकी देकर वो बाहर निकल गई। महर ने बेबसी से नीचे बिखरे चावलों को देखा। यार, मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? खुरम उसके पीछे छत पर आ गया था। न वो उसके घर आई, ना अपने घर पे मिलती। खुरम जिद होकर रह गया था। आज वो उसे सीढ़ियाँ चढ़ती दिखाई दी तो वो फौरन उसके पीछे छत पर गया था। अभी भी नाराज हो? कुमान जैसे अबरू उचकाकर पूछा। मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं? और वो जो तुम्हारी महर अम्मी तुम्हारे लिए लड़की पसंद किए बैठी हैं, उनका क्या? मुझे उनकी पसंद नापसंद से कोई सरोकार नहीं। मैं शादी अपनी मर्जी और पसंद से करूंगा, और वो भी सिर्फ तुमसे। कसम उठाओ, रुखसार ने लाड से कहा। तुम्हारी कसम? खुरम ने शरारतन अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। रुखसार बिदकी। मेरी मेरी नहीं, अपनी। एक ही बात है यार, वो सुलझो अंदाज में बोला। खुरम बहुत खुशगवार मूड में घर वापस आया था, लेकिन इकबाल साहब की बात ने उसका दिमाग भग से उड़ा दिया। वो न सिर्फ महर अम्मी के साथ जाकर उनकी भांजी से उसका रिश्ता पक्का कर आए थे, बल्कि बहुत जल्द निकाह की तारीख भी तय कर दी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते, उसने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। आपकी बीवी होने के नाते क्या मेरा इतना भी हक नहीं? उन्होंने आज तक अगर महर इफरोज़ की हर बात मानी थी तो इन दोनों की भी कोई बात नहीं टाली थी। बताओ खुरम, क्या अपने बाप को तुम इतना सा हक भी नहीं देना चाहते? उसने बेबसी से मुठ्ठियां भींच लीं। एक कहर भरी निगाह खामोश बैठी महर अम्मी पर डाली। उसे इस वक्त इनसे शदीद नफरत महसूस हुई थी। वो वापस मुड़ गया। दरवाजे पर लैला हक तक खड़ी थी। ये क्या होने जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसने अपने हाथ पैर ठंडे पड़ते महसूस हुए। और फिर होनी को कौन टाल सकता है? खुरम और लैला के लाख एहतजाज और रुकावटों के बावजूद ताबिंदा इफ्तिखार, ताबिंदा खुरम बनकर इस घर में आ गई। रुखसार ने खुदकुशी की कोशिश की है। निकाह के बाद उसने घर आते ही फूलों का हार गले से उतार कर दूर उछाला था। लुबना खाला की कॉल सुनते ही उल्टे कदमों उनके घर की तरफ भागा। ये क्या पागलपन है रुखसार? उसकी कलाई पर बंदी पट्टी देखकर उसे अपना दिल कटता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारे बगैर अब जीकर करना भी क्या है? वो भारी आवाज में बोली थी। ऐसे मत कहो। खुरम उसके बेड की पांती से लगकर बैठ गया। कैसी है वो तुम्हारी दुल्हन? खुरम का हलक तक कड़वा हो गया। पता नहीं, मैंने नहीं देखा उसे। झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है मैं उसे नज़र उठाकर भी देखूंगा? हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारी जगह उसे कभी नहीं दूंगा। वो कतई लहजे में बोला। क्या फ़ायदा? निकाह तो कर ही चुके हो, एक दिन बीवी भी तस्लीम कर लोगे। रुखसार रोने लगी। कभी नहीं, मरकर भी नहीं। उसने रुखसार का हाथ थाम कर पूरे यकीन से कहा था। देखा है ना, मेरी बेटी तुम्हारी खातिर अपनी जान तक लेने पर तुल गई। एक तुम हो माँ बाप के ज़रा से डरावे धमकावे में आकर उनकी पसंद की लड़की तक ब्याह कर ले आए। लुबना खाला ने अंदर आते हुए उसे भिगो भिगो कर मारा था। रुखसार के आंसू खाला के गिले शिकवे रात आधी से ज्यादा बीत चुकी जब वो वहां से उठकर लड़खड़ाते अंदाज में अपने कमरे में आया था। बेड के वस्त में तकिए के सहारे नींद दराज वो यकीनन उसका इंतजार करते करते सो गई थी। खुरम ने एक तलखी भरी निगाह उसके वजूद पर डाली और जोरदार ठा की आवाज के साथ अलमारी का पट बंद किया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। चंद लम्हों तक यूं ही आंखें फाड़े खुरम को देखती रही। एकदम दिमाग बेदार हुआ तो झटके से सर झुका लिया। इस भूल में मत रहना कि मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूंगा जो तुम्हें यहाँ लेकर आई हैं। मैं इन्हें पसंद नहीं करता तो इनकी पसंद को क्या पसंद करूंगा? तलखी से कहता वॉशरूम में घुस गया। ताबिंदा अपनी जगह सुन सी बैठी रह गई। ये मुराकबा किसी और जगह कर लेना, अभी उठो, यहाँ से मुझे सोना है। वॉशरूम से निकलकर वो बेड के करीब खड़ा नागवारी से कह रहा था। सुना नहीं तुमने? अब की बार चिल्लाकर कहा तो वह डरकर फौरन उठ खड़ी हुई। परांदे में बंधे नन्हे मुन्ने घुंघरू बज उठे थे। खुरम ने दांत
पर दांत जमाकर उसके वॉशरूम जाने का इंतजार किया। उसने गोल्डन सितारों और तिल्ले के काम का शलवार कमीज पहन रखा था। दुपट्टे के पल्लू पर भी सितारों और तिल्ले का नफीस काम था। वॉशरूम में नस्ब आईने के सामने खड़े होकर जेवर उतारते हुए उसकी आंखों से आंसू टूट टूट कर गिरने लगे थे। हमेशा मुख्तलिफ रंग के फूलदार शलवार कमीज दुपट्टे में सादा से हुलिये में रहने वाली ताबिंदा की दुल्हन बनने के रूप की आज पूरे गोठ ने तारीफ की थी। रगड़ रगड़ कर चेहरा धोकर वो वापस कमरे में आई तो खुरम बेड के वस्त में टांगे फैलाकर यूं लेटा हुआ था कि वो थोड़े फासले पर उंगलियां मरोड़ती खड़ी हो गई। क्या मुसीबत है? सर पर क्यों सवार हो गई हो? घर में मौजूद मेहमानों का ख्याल ना होता तो इस वक्त अपने कमरे से बाहर निकाल देता। तकिया उसकी तरफ उछालता वो इस कदर बेजारी से बोला था कि ताबिंदा के लिए अपने पैरों पे खड़े रहना मुहाल हो गया। खुरम करवट बदल गया। ताबिंदा ने झुककर तकिया उठाया और सुकड़ सिमट कर सोफे पर लेट गई। क्या ये वही रात है जिसे ख्वाबों की, मोहब्बतों और खुशबुओं की रात कहा जाता है? आंसू एक बार फिर टूट टूट कर गिरते जा रहे थे। सुबह सवेरे सोफे पर सोई ताबिंदा पर एक निगाह गलत डाले बगैर वो घर से निकल गया था। रुख लुबना खाला के घर की तरफ था। रुखसार कैसी है अब? सहन में ही लुबना खाला किचन की तरफ जाती दिखाई दी। उसे आते देख ठहर गई। कैसी हो सकती है? रात भर रोती रही है। अभी तक मेरे कानों में उसकी सिसकियां गूंज रही हैं। वो लब भींचे जूते से फर्श की उखड़ी ईंटों को ठोकर मारता रहा। मैं देख लूं उसको? लुबना खाला के सर हिलाने से पहले ही अंदर कमरे से बाहर निकलते दस्तगीर की उस पर नजर पड़ गई। यहाँ पे क्या कर रहा है? वो जारहाना तेवर लिए खुरम की तरफ बढ़ा। जलील इंसान, अभी भी तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि यहाँ पर कदम रख सको? दस्तगीर, मेरी बात सुनो। देखो, खुरम ने रसानियत से उसे समझाना चाहा। दस्तगीर ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। शोर की आवाज सुनकर रुखसार भागती हुई बाहर आई और उसके पीछे नानी भी। ईंटें तोड़कर हाथ पर रख दूंगा अगर दोबारा यहाँ नजर आए तो। लेकिन यार, मेरी बात तो सुनो। अपना गिरेबान छुड़वाता वो फिर से कुछ कहने लगा था। दस्तगीर ने मुक्का तान लिया। रुखसार की चीख निकल गई। लुबना खाला ने बमुश्किल दस्तगीर को संभाला। खुरम, अभी तुम जाओ यहाँ से, उन्होंने खुरम से कहा तो वो नाराज नजरों से इन्हें देखने लगा। खाला, आप भी अभी जाओ यहाँ से, इससे पहले कुछ मजीद गलत हो जाए। उनका इशारा समझकर वो लंबे लंबे डग भरता बाहर चला गया था। खबरदार, जो हमारे घर से कोई इनकी तरफ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुस्से से बोलता दस्तगीर बाहर सहन में बने गुसल खाने की तरफ बढ़ गया था। ये लड़का तो बिल्कुल बावला हो गया है। अब जो होना था हो गया। मैं तो सोच रही थी जाकर खुरम की दुल्हन देखाऊंगी। गांव से आई है आखिर। रुखसार के खूनख्वार तेवरों पर नजर पड़ी तो नानी बात बदल कर कहने लगी, मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं रात को ख्वाब में सिदरा शिकवा न करे। आज से पहले तो कभी सिदरा खाला आपके ख्वाब में नहीं आई गिले शिकवे करने। रुखसार तुनक कर बोली थी। हे लड़की, मैं तो यूं ही एक बात कर रही थी, पीछे ही पड़ जाती है तू। खबरदार, जो इस चुड़ैल को देखने का नाम भी लिया आपने। उसकी धमकी पर बेचारी दिल महसूस कर रह गई। अगर अपनी पसंद से लाई ही थी तो कोई ढंग की तो ले आती। ये क्या गांव से गोभी का फूल उठाकर ले आई? सुबह नाश्ते की मेज पर उसे सरता पा घुरने के बाद लैला महर अम्मी से तंजिया लहजे में बोली। ताबिंदा ने गहरे सब्ज रंग का गोटा किनारी का सूट पहन रखा था। गोटा किनारी लगा दुपट्टा सर पर टिकाए नजरें झुकाकर अपने हिनाई हाथों को घूरती रही। इकबाल साहब ने तादीबी निगाहों से लैला को घूरा तो वो अपना चाय का कप पटक कर वहां से उठ गई। सामने से आते खुरम को देखकर ठटक कर रुकी थी। किससे लड़कर आए हो? दस्तगीर से। मुख्तसर जवाब देकर वो अपने कमरे में चला गया। लैला परेशानी से अपने लब को चलने लगी। दस्तगीर के गुस्से का वो अंदाजा लगा सकती थी। उसे भी इससे मोहब्बत करता था। लाड प्यार में उसकी बड़ी भूली भी सुन लेता था, लेकिन जैसे ही किसी बात पर मिजाज भरम होता आंखें माथे पर रख लेता। अब तो मामला भी उसकी बहन की जिंदगी और खुशियों का था। उसके गुस्से का सोचकर ही लैला को अपने जिस्म में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। ना जाने अब क्या होगा। वो परेशान सी अपने कमरे में आ गई। दस्तगीर को कॉल करना बैल आ मुझे मार के मुतरादिफ था। वो यूं ही कमरे में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। उसे मेहर अम्मी पर रह रहकर गुस्सा आने लगा, जिनकी वजह से आज इन बहन भाई की जिंदगियों में भौचाल आ गया था। हाँ भी, खुरम से नाश्ते का पूछा बेटा? इकबाल साहब के ऑफिस जाने के बाद मेहर खाला के कहने पर वो परेशान होकर उनका चेहरा देखने लगी। मुझे डर लगता है उनके गुस्से से। रात उसका जो रूप देखा था वो अभी तक खाइफ थी। मेहर खाला ने बगौर उसका चेहरा देखा जो गुजरी रात की सारी कहानी सुना रहा था। गहरी सांस अंदर खींचते उन्होंने बज़ाहिर बशाशत भरे लहजे में कहा, अभी सिर्फ उसका गुस्सा देखा है इसलिए। जब प्यार देखोगी तो डर नहीं लगेगा। उसका रुखसार थपथपाकर वो बर्तन उठाए किचन की तरफ बढ़ गई थी। ताबिंदा मुतवज्जिब सी कमरे में आई तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो बेड की चादर दुरुस्त करने लगी। सोफे से अपना तकिया उठाकर दोबारा बेड पर रख दिया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। उसके बाद वजूद को यकसर नज़रअंदाज करता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बाल बनाने लगा था।
वो मेहर खाला नाश्ते का पूछ रही हैं, उंगलियां चटकाते बमुश्किल कहा। इनसे कहो जहर ही है तो वो ला दें, थोड़े से भी काम चल जाएगा, आधा तो वैसे ही मुझे मार चुकी हैं। बिना उसकी तरफ देखे जहर खान लहजे में बोला था। और तुम खबरदार जो बिला वजह मुझसे बात करने की कोशिश की तो उसी वक्त हाथ से पकड़कर अपने कमरे से निकाल बाहर कर दूंगा। ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर फेंकता वो बाहर निकल गया था। अगर ताबिंदा फौरन अपने कदम पीछे न हटाती तो गुस्से में उसका पांव कुचलकर आगे बढ़ जाता। मेहर खाला ने तो ये बताया था कि यहाँ उसे गैर मामूली हालात का सामना करना पड़ेगा, तब वो समझ नहीं पाई थी वो इन हालात की बात कर रही थी। खुरम, उसके बिगड़े तेवर उसे हौलाए जा रहे थे, ऊपर से काट खाने को दौड़ती लैला। दस्तगीर इस बार उससे मिले इससे बात किए बगैर ही हैदराबाद चला गया था। मारे बेचैनी के उसका बुरा हाल था, ना तो वहां से कोई आया ना ही इसके अंदर वहां जाने की हिम्मत पैदा हुई। और कुछ नहीं तो नानी ही आ जाए, कम से कम इधर के हालात का कुछ तो अंदाजा होता। दबीज कारपेट को कदमों तले रौंदती वो सोचे गई। उसे बचपन में यानी लुबना खाला ने बचपन में ही उसकी और दस्तगीर की बात तय कर दी थी। ना तो बाकायदा रिश्ता मांगा गया और ना ही बाकायदा हाँ हुई। बच्चों के कच्चे जहन में उन्होंने शुरू से ही ये बात डाल दी थी, जो वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद रासिख होती गई। खुरम और अपनी रुखसार के बारे में तो इन्हें लगता वो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग थी, जबकि लैला तो जान देती थी दस्तगीर पर, और अब उसकी बेएतनाई और लातलगी उसके जिगर पर संगी तलवार की मानिंद लटकती उसका खून खुश्क किए जा रही थी। मेहर खाला के कहने पर उसने हल्के नीले कलर का कामदार सूट पहना, कलाइयों में हमरंग कांच की चूड़ियां। तैयार होकर वो बाहर निकली ही थी कि बैरूनी दरवाजा खुला और रुखसार बहुत इत्तेमाद से चलती बिल्कुल उसके ऐन सामने आ रुकी। जदीद राज खराज का सूट पहने, हल्के सीधे बालों को सेट किए, दोनों बाजू सीने पर बांधे। तो तुम हो खुरम की बीवी? सर से लेकर पांव तक उसे घूरते यूं नाक चढ़ाकर बोली गोया सामने कोई अजूबा खड़ा हो। मुफ्त में मारा गया बेचारा। ताबिंदा को देखते हुए तासुब से सर हिलाने लगी। आप कौन है खुरम की? ताबिंदा के सवाल पर वो बेसाख्ता सा हंसी। मैं नज़ाकत से अपनी उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। मेरे बहुत सारे रिश्ते हैं खुरम के साथ, कौन कौन सा बताऊं? ताबिंदा की निगाहें उसकी सैंडल से होती मखमली पैरों से ऊपर काले ट्राउजर से झांकती सफ़ेद पिंडलियों पर टिकने लगी थीं। बहरहाल खुरम आई तो उसे बता देना रुखसार आई थी। कहकर जाने ही लगी थी कि लैला अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर भागती हुई आई। रुखसार रुको। बैरूनी दरवाजे के पास जाकर रुखसार रुक गई। ये क्या नमूना उठा लाई हैं तुम्हारी वहर अम्मी? उसने तो मुस्कुर से कदरे फासले पर खड़ी ताबिंदा की तरफ इशारा किया तो लैला रूहान से लहजे में कहने लगी, बहुत बुरा किया है इन्होंने खुरम के साथ, लेकिन दस्तगीर वो रो देने को थी, अभी वक्ती गुस्सा है, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। रुखसार की ढारस पर उसने बेयकीनी सी भरी निगाहों से उसे देखा। क्या अब भी कुछ ठीक हो सकता है? मेरे साथ जो ज्यादती हुई सो हुई, लेकिन तुम्हारे साथ मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। वो रुखसार, लैला फड़ते जज्बात में उसके गले लग गई। आज इतने दिनों बाद दिल को कुछ सुकून सा मिला था। रुखसार उसकी बात पर मुस्कुराती दरवाज़ा पार कर गई। लैला पीछे ताबिंदा ताज के साथ बंधे पिंजरे में मुक़य्यद रंग बिरंगी चिड़ियों को इश्तियाक से देखती पिंजरा उंगली से घुमा रही थी। बात सुनो, यहाँ दिल लगाने की गलती मत करना, जल्द या बदीर तुम्हें यहाँ से जाना ही है। उंगली उठाकर उसे मुतंबा करती वो अपने कमरे में चली गई थी। दस्तगीर के जाने के बाद खुरम के लिए भी लुबना खाला के घर का दरवाज़ा फिर से खुल गया था। वह ऑफिस से वापस आने के बाद सीधा यहाँ ही चला आया था। मैं नानी रुखसार पर बिगड़ रही थी, मुझे जाने से मना कर दिया तो फिर खुद क्यों गई वहाँ? ओहो नानी, दस्तगीर के गुस्से की वजह से आपको वहाँ जाने से रोका था। रुखसार का मूड आज कदरे बेहतर था। खुरम की बीवी उसे बहुत आसान हदफ लगी थी, जिसे सिर्फ एक दो कोशिशों से ही खुरम की जिंदगी और उसके घर से लुकआउट किया जा सकता है। सच कह रही है, नानी ने मशकूक निगाहों से घूरा। एक तो आपको मुझ पर एतबार ही नहीं। वो मसनूई खफगी से बोली, मेरी तरफ से भले अभी चली जाए। इजाज़त मिलने की देर थी। नानी कुरेशिये की बेल वाला सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े फौरन जाने के लिए तैयार हो गई। मुंह दिखाई में कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी बनाती लुबना खाला ने कहा। लो भला, मेरे पास कौन से फालतू पैसे हैं जो इधर उधर लुटाती फिरूंगी। चुपके से दुपट्टे की गांठ में 500 रुपये बांधती वो जल्दी से दरवाज़ा पार कर गई। रुखसार आईने के सामने खड़ी होकर अपनी ताज़ा बनी आईब्रोज का जायज़ा लेने लगी थी। खुरम की आवाज़ सुनी तो दुपट्टा एक कंधे पर डालती बाहर निकल आई। लंबी चुस्त फिटिंग वाली कमीज में मुतनासिब जिस्म का एक एक अज़ू वाज़े हो रहा था। खुरम, तुम्हारी मेहर अम्मी ने लगता है कि एक ही दफ़ा सारे बदले चुकाए हैं तुमसे। वो इस सहजाइया निगाहों से उसे देखने लगा, जो मजीद कह रही थी, शक्ल से ही पिंडू लगती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुरम को हैरत का झटका लगा। देखने आई थी। रुखसार ने अस्पात में सर हिलाया। उसे भी तो दिखाना था, तुमने मेरी जगह लाकर बिठा दिया है। वो इस घर और मेरे कमरे में ज़रूर रहती है, लेकिन तुम्हारी जगह कहाँ है? यहाँ तक वो भी नहीं पहुँच सकती। अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए बोला।
लेकिन मैं चाहती हूँ वो तुम्हारे घर और कमरे में भी नजर ना आए। वो इस दलेरी से बोली थी कि खुरम सर तस्लीम खम किए शोखी से बोला, आपकी फरमाइश सर, आंखों पर, और कोई हुक्म? नानी ने चुपके से 500 रुपए उसकी मुट्ठी में दबाए और ढेर सारी दुआएं एक साथ दे डाली। इन्हें महर से कोई गिला नहीं था जो उसकी इज्जत और खातिर मुतारत किसी बेटियों से बढ़कर करती। अगर लैला और रुखसार के गुस्से का डर ना होता तो वो शायद मुस्तकिल ही यहाँ डेरा जमा लेती। इनके जाने के बाद ताबिंदा सब्जी बनाती महर खाला के पास जाकर बैठी। असल मामला क्या था खाला? उसके पूछने पर वो ऐसा से सब कुछ बताती चली गई। जब वो खामोश हुई तो ताबिंदा गहरी सांस खींचती कहने लगी, शौहर गुस्सा करे, डांटे, बेइतनाई बरते, औरत बर्दाश्त कर जाती है, लेकिन वो उसकी जगह किसी और औरत को देखे, उसे सराहे, उसे चाहे, वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर दोनों एक दूसरे में इस हद तक इन्वॉल्व थे तो आपको मुझे बीच में नहीं लाना चाहिए था। कलाई में पड़ी चूड़ियों पर आहिस्ता से उंगली फेरती वो मध्यम लहजे में बोल रही थी, तुम हार मान रही हो अभी से? मेहर खाला ने उसे देखा। ये कोई मुकाबला ही नहीं है खाला, मैंने तो देखा है इसको, वो बहुत खूबसूरत है। खुरम जैसा कोई भी मर्द उस पर बुरी तरह फरीकता हो सकता है। आईने के सामने खड़े होने के बाद वो बुरी तरह एहसास कमतरी और अदम इत्तमाद का शिकार हुई थी। आईने के सामने खड़े होकर घंटों खुद को देखा था। भरी भरी गुदाज जिसामत पर, साफ रंगत गोल चेहरे पर, काली स्याह आंखें, आतिशी गुलाबी जोड़े के साथ हमरंग लिपस्टिक की तह होंठों पर जमाई। अच्छी खासी तो हूँ, लेकिन वो रुखसार, उसके तस्वुर में एक बार फिर रुखसार का सुरापा आ गया। इस वक्त खुरम दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। उसे देखकर इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट चेहरे पर फैल गई। कभी कोई जोकर देखा है तुमने? वो हमन्नक से उसे देखने लगी। वो देख लो, आईने की तरफ इशारा किया तो ताबिंदा ने नासमझी से आईने की तरफ रुख मोड़ा। अगले लम्हे उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। तुम्हें लगता है इन हथकंडों से तुम कोई तीर मार लोगी? तो ये तुम्हारी भूल है ताबिंदा इफ्तिखार। मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहता वो साइड टेबल से कार की चाबी उठाते बाहर निकल गया। ताबिंदा ने झुमके उतारे, आंसुओं से रगड़कर लिपस्टिक साफ की। इस बार उसने आईने की तरफ देखने की गलती नहीं की थी। रात गए घर वापस आया तो सहन में टहलते इकबाल साहब को देखकर ठटका। ये क्या तरीका है खुरम? वो रुककर सवालिया नजरों से उनका नाराज चेहरा देखने लगा। अब क्या कर दिया है मैंने? कर तो लिया आप लोगों ने अपनी मर्जी, उसने सख्ती से कहा, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। शादी की जिम्मेदारियाँ तुम उठा चुके हो तो जिम्मेदारी को खुश उसलूबी से निभाओ भी तो सही। सारा दिन तुम्हारा ऑफिस में गुजरता है, लेकिन वापस आकर तुम्हें इसे टाइम देना चाहिए जो तुम्हारे इंतज़ार में सुबह से रात कर देती है। खुरम ने लब भींच लिए। मेरा मान रखकर मुझे जो खुशी दी है इसे आर्जी साबित मत करना। उसके कंधे पर हाथ रखकर थपकते वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। खुरम तनफन करता अंदर आया। बाबा से शिकायत करने से पहले तुम्हें मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की। इस इल्ज़ाम पर वो तड़प ही तो उठी थी। तो तुम क्या चाहती हो, मैं दिन रात तुम्हारे गोडे से लगकर बैठा रहूं? ताबिंदा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। वो इस्तेज़ाइया हंसा। फिर बाबा को यकीनन अल्हाम हुआ होगा। तकिया दुरुस्त करता वो बेड पर दराज हो गया। ताबिंदा को सोफे पर पहलू बदलने में मुश्किल होती थी, इसलिए अब उसने नीचे कारपेट पर ही सोना शुरू कर दिया था। एक जख्मी नज़र इस संगदिल पर डाली और मुंह तक चादर तान ली। छुट्टी का दिन था। मेहर खाला के मना करने के बावजूद उसने नाश्ते पर अच्छा खासा एहतमाम कर लिया। पूरियाँ, छोले, खस्ता खस्ता गर्म पराठे, वो एक एक करके सारे लवाजमात मेज़ पर सजा गई। चाय का फ्लास्क ले कर किचन से निकली ही थी कि अपने कमरे से निकलती लैला उसको देखकर ठहर गई। 1000 दफ़ा कहा है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो, सारा दिन बुरा गुजरता है मेरा। नागवारी से कहती वो फिर से अपने कमरे में बंद हो गई। ताबिंदा के चेहरे पर एक तारीख साया लहरा कर गुजरा। आ जाओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, इकबाल साहब ने आवाज़ दी तो वो खुरम के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। खुरम उसी वक्त अधूरा नाश्ता करके कुर्सी खिसकाता वहाँ से उठकर लाउंज में चला गया। इकबाल और मेहर खाला ने उसका ध्यान बटाने की खातिर इधर उधर की बातों के दौरान नाश्ते की खूब तारीफ की। वो बार बार आंखों की नमी फैलने से रोकती, पलकें झिपकाती, फीका सा मुस्कुराती रही। उसके सर पर हाथ फेरते इकबाल खालू अपनी किसी दोस्त से मिलने बाहर चले गए। मेहर खाला ने भी आज पड़ोस में किसी की अयादत के लिए जाना था। ताबिंदा बर्तन समेटकर लाउंज में आ गई। रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। खुरम उसे नज़रअंदाज किए अपने मोबाइल पर ही मसरूफ रहा, लेकिन दरवाज़ा खोलकर अंदर आती रुखसार को देखकर एक झटके से सर ऊपर उठाया था। वाह, आज सुबह सुबह चांद कैसे नजर आ गया। याद रहे, चांद रात को नजर आता है, दिन को नहीं। कंधे पर गिरे बालों को झटकती उसने मुस्कुराते हुए तस्हीह की थी। तुम नजर आ जाओ तो रात को दिन और दिन को रात में बदलते कौन सी देर लगती है। ताबिंदा के दिल पर जैसे किसी ने छुरी फेरी थी, लेकिन वो फिर भी दिल पर जबर किए वहाँ दनस्ता बैठी रही। लगता है तुम्हारे यहाँ मेहमानों को चाय पिलाने का रवाज नहीं है। उसके शिकायती अंदाज पर ताबिंदा रिमोट रखते उठ खड़ी हुई। मैं लाती हूँ, अम्मा चाय की ज़रूरत नहीं। रुखसार ने
खुरम की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, कोई ज़रूरी काम है? खुरम ने पूछा तो वो मैंने खेस्ता मुस्कुराई, बहुत ज़रूरी, अभी चलो। फर्मा बरदारी की इंतहा थी, अब इतना भी ज़रूरी नहीं है। रुखसार हंस पड़ी। ताबिंदा का दिल चाहा चाय में चीनी की जगह नमक झोंक दे। वह मुश्किल खुद पर जब्त करती चाय की ट्रे उठाए वो बाहर आ गई। मेरा वेट कुछ बढ़ नहीं क्या खुरम? सोच रही हूँ कोई जिम ज्वाइन कर लो। खुरम ने एक नज़र उसके दिलकश सुरापे पर डाली। नहीं, बिल्कुल फिट हो पहले की तरह। अच्छा, वो हंसी। मैं खामखा कॉन्शियस सो रही थी। कमाल तो फिर इन लोगों का है जो आटे की बोरी बने कपड़े फंसाए मज़े से घूम फिर रहे होते हैं। मेरा तो देखकर ही दम घुटने लगता है। उसकी निगाहों के ताकुब में खुरम ने ताबिंदा की तरफ देखा, जिसने सुर्ख चेहरा लिए चाय की ट्रेन के सामने तकरीबन पटक कर रखी थी। अपना चाय का कप उठाते रुखसार के लबों पर महफूज मुस्कुराहट दौड़ने लगी थी। ताबिंदा जलती कुड़ती अपने कमरे में आ गई और तब तक बाहर नहीं निकली जब तक मेहर खाला को आता देखकर रुखसार जाने के लिए उठ खड़ी नहीं हुई थी। रुखसार को खुरम के साथ बैठा देख इनके माथे पर नागवारी से शिकनें उभर आई थीं। सर झटकते हुए खुरम के बाजू पर हाथ मारकर उसे मुतवज्जो करने लगी। वो गायब दिमागी से हूँ हाँ करती रही। दिलो दिमाग में जैसे एक जंग सी छिड़ी थी। तो सोफे से नीचे कारपेट पर लैंड करने के पीछे ये वजह थी। रात को सोने से पहले खुरम की बुलंद ख्याल आराई ने मजीद जल्दी पर तेल छिड़का। वो बिना कोई जवाब दिए करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी। उसे चूड़ियाँ बहुत पसंद थीं। हर सूट के साथ मैचिंग चूड़ियाँ कलाई भर भर कर पहने रखती। उस दिन भी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी कासनी चूड़ियाँ कलाई में डाल रही थी कि खुरम गुस्से से तकिया दूर उछालता उठ खड़ा हुआ। ये क्या शोर डाला हुआ है? सख्त जहर लगती हैं मुझे ये। ड्रेसिंग पर रखी चूड़ियाँ उठाकर डस्टबिन में डालते वो नागवारी से बोला, दोबारा मुझे इनका शोर सुनाई ना दे अपने कमरे में। सर महरी से कहता वॉशरूम में घुस गया। ताबिंदा ने पहनी हुई चूड़ियाँ दोबारा उतार कर दराज में डाल दी और उठकर कमरे से बाहर आ गई। इकबाल खालू को करीबी दोस्त और कुलीग अमजद ने उनकी शादी की खुशी में अपने घर पर डिनर रखा था, लेकिन खुरम के हनूस बिगड़े तेवरों को देखते उन्होंने डिनर की दावत कबूल करने से माजरत कर ली थी, जिसका इन्हें बेहद अफसोस था। वो खुरम को कुछ वक्त देना चाहते थे, इसलिए बहस से गुरेज किया। शाम को लुबना खाला और रुखसार चली आई थीं। ताबिंदा को देखकर उनके दिल में भांबड़ जल उठे थे। मैं तुम्हें अपनी बेटी के हक पर डाका डालने नहीं दूंगी। उसके चेहरे पर निगाह डालते उन्होंने नफरत से सोचा, अच्छा नहीं किया तुमने मेहर, मेरे बच्चे से उसके दिल की खुशी छीन ली। खुरम के सामने वो मेहर खाला को सुनाने लगी, इतना सा मुंह निकल आया मेरे बच्चे का। आज अगर इसकी माँ जिंदा होती तो अपने जिगर के टुकड़े को यूं तकलीफ में देखकर तड़प उठती, बल्कि वो बदनसीब अगर जिंदा होती तो ये नौबत ही क्यों आती। रिकत आमेज लहजे में बोलते हुए वो दुपट्टे के पल्लू से आंसू साफ करने लगी। मेहर अम्मी ने खुरम को देखा जो लब भींचे नीचे कारपेट को घूर रहा था। अगर अपनी मर्जी करनी ही थी तो मेरे भांजे की जोड़ की तो लाती, ये क्या आटे का भरा हुआ कनस्तर उठाकर ले आई। माँ की मिसाल पर रुखसार को हंसी आ गई, जिसे छुपाने के लिए उसने जूस का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। आहानत से सुर्ख पड़ता चेहरा लिए ताबिंदा इस वक्त वहाँ से उठ गई थी। लुबना खाला जब तक बैठी रहीं इसी किस्म की बातें करती रहीं। कुछ बातों का फैसला वक्त करता है आपा कि वो सही थी या गलत। मेहर अम्मी भी इतना ही कह सकीं। इन लोगों के चाहते खुरम भी उठकर बाहर चला गया। मेहर ताबिंदा के पास आई, जो खुली खिड़की के पट से टेक लगाए आंसू रोकने की जतन कर रही थी। बहुत तकलीफ दे है खाला, ये सब बर्दाश्त करना। अपनी तजलील तो उस वक्त भी नहीं होती थी जब माजी की कई सुलगते लम्हे चुपके से दर आए थे। वो अपने आंसुओं पर बंद नहीं बांध सकी। रुखसत करने के बाद भाई भाभी ने तो पलटकर खबर तक ना ली कि कहीं वो फिर से गले ना पड़ जाए। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मुझे लगता है मैं ज़्यादा अरसे इनके दरमियान ठहर नहीं पाऊंगी। वो माजी से हाल की तल्ख हकीकत में लौट आई थी। निकाह के बोल में एक ताकत होती है बेटा, तुम बीवी हो उसकी, उसके साथ एक ही छत तले रह रही हो। रुखसार तो क्या कोई भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, बशर्ते कि तुम अपनी जगह खुद खाली ना छोड़ो तो। वो भीगी पलकें उठाकर उन्हें देखने लगी, जो मजीद कह रही थीं, तुम्हें नहीं लगता कुछ है ऐसा जो तुम मिस कर रही हो? ताबिंदा की आंखों में उलझन दर आई। ये क्या? ये तो खुद सोचो। उसके बाद भी अगर तुम्हें लगे मैदान छोड़ जाना ही बेहतर है तो उस दिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन इससे पहले नहीं। वो उसके सामने सोच का नया दर खोलकर चली गई थी। ताबिंदा कमरे में यहाँ से वहाँ तक चक्कर काटने लगी थी कि बेसाख्ता ड्रेसिंग के आईने में उभरते अपने अक्स को देखकर कदम थम गए। उसने असरनो हर चीज़ का जायज़ा लिया। उसका इस घर में आना, खुरम का रवैया, रुखसार का चैलेंजिंग अंदाज, उसकी सोच की रो बहकी और फिर इस उलझी डोर का सिरा उसके हाथ में आ ही गया, जो मेहर खाला उसके हाथों में थमा गई थी। तो फिर क्या सोचा है तुमने? ऐसा कब तक चलेगा? वो इस्तेफामिया निगाहों से लुबना खाला को देखने लगा। आज उनके घर में मामूल से हटकर खामोशी थी।
नानी अपने कमरे में पुराना बक्स खोले बैठी थीं। नाना अब्बा का रेशमी रुमाल जिस पर उन्होंने फूल काढ़ा था, उनकी 100 दानों वाली कमीज जो वो उम्रे से वापसी पर मक्का से ले आए थे, और टीन के चौड़े चकोर साइज हलवे के खाली डब्बे, और भी ना जाने क्या कुछ। ओहो नानी, इन नौवारदात को तो अब अजायब घर में रखवा देना चाहिए। अपने मतलब की कोई चीज़ ना पाकर रुखसार ने सोन हलवे के खाली डब्बों की तरफ इशारा किया। नानी तड़प उठी। अल्लाह बख्शे, तेरे नाना मरहूम आखिरी बार जब बनू गए थे तो मेरे लिए ये डब्बे सोन हलवे के लेकर आए थे। अपने हाथों से डब्बा खोलकर मेरा मुंह मीठा करवाया था। वो सुनहरे दिन याद करके नानी के झुर्रियों ज़दा चेहरे पर अलोही चमक सी उभर आई थी। उफ, एक तो ये पुराने ज़माने की थी। रुखसार वहाँ से निकलकर माँ के कमरे में चली आई, जहाँ वो खुरम के आगे अदालत सजाए बैठी थी। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो, आगे क्या करना है। रुखसार के लिए आए रोज़ कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ जाता है, लेकिन ये तुम्हारे अलावा और किसी के लिए राज़ी ही नहीं हुई, वरना एक दो तो इतने अच्छे रिश्ते आए कि मुझे इनकार करते बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अब ऐसा कब तक चलेगा। अब देखो, तुम्हारे और इस देहातन के चक्कर में लैला और दस्तगीर का मामला भी खटाई में पड़ गया। मेरा बस चले तो अभी के अभी इस कलेजे से लगाकर अपने घर ले आऊं, लेकिन वो दस्तगीर एक ही बात पर अड़ गया है कि जब तक रुखसार का मामला हल नहीं हो जाता, जब तक लैला को ब्याह कर नहीं लाऊंगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, दोहरी मुसीबत में मुब्तला हो गई हूं। थक कर उन्होंने खुरम का चेहरा जांचा। आप ठीक कह रही हैं खाला, मैं खुद अब जल्द अज जल्द इस झंझट से आज़ाद होना चाहता हूँ, लेकिन बाबा, इनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहने लगा है। डॉक्टर ने किसी भी किस्म की टेंशन देने से सख्ती से मना किया है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इनकी तबीयत मजीद बिगड़े। लुबना खाला ने अपने क्यूटिक्स लगे नाखूनों से खिलती रुखसार को देखकर एक पुरसोच हुंकारा भरा। अब वो कुछ और ही सोच रही थी। तो मुझे खुद को गुरूम करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई मजायका भी नहीं। वो गोट से आई थी। रोशनियों के देश में भेस बदलना नागुज़ीर हो गया था। तुमने फाके करने कब से शुरू कर दिए। मुसलसल कई दिनों से उसे बराए नाम खाना खाते देख मेहर अम्मी टोके बिना ना रह सकी। वो मुस्कुराई। डाइटिंग पर हूँ, और अगर तुमने इन लोगों की बातों को ऐसे ही दिल पर लेना शुरू कर दिया तो फिर तुम वो नहीं रहोगी जो तुम हो। इन्हें लगा रुखसार और लैला की बातों से दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुद को दुबला करने की कोशिश शुरू कर दी है। उसके ख्वामखा सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने की वजह भी अब समझ में आई थी। मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ। उसके लहजे और अंदाज में कुछ ऐसा था जिसने मेहर अम्मी के दिल को अनजानी खुशी और तमानियत से दो चार किया। खुरम के लाख नाक मुंह चढ़ाने और चिढ़ने के बावजूद वो भाग भाग कर उसका हर काम खुद अपने हाथों से करने लगी थी। उसके कपड़े, मैचिंग टाई, जूते, घड़ी, एक एक चीज़ का ख्याल रखती। जैसे ही वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता, वो फुर्ती से अपने कमरे में ही उसके लिए गरम गरम नाश्ता लगा देती। दिन ब दिन उसकी तेज़ होती फुर्तियाँ खुरम की समझ से बालातर थीं। फिर इन मेहरबानियों की आदत नहीं है, इसलिए बराए मेहरबानी तुम अपनी अनायात का टोकरा मेरे सर पर ना ही रखो तो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। उसके लाख झिड़कने कड़कने के बावजूद अगले रोज़ वो फिर से उसका कोई ना कोई काम करने में मसरूफ़ नजर आती। ये क्या है। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब ताबिंदा ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया। नाश्ता है, वो सादगी से बोली। खुरम ने दांत पर दांत जमाकर उसे देखा। ये तो मुझे भी नज़र आ रहा है। अगर तुम्हें लगता है ये सब करके तुम अपने किसी मकसद में कामयाब हो जाओगी तो ये तुम्हारी भूल है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि बीवी होने के नाते मुझे अपने शौहर की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। खुरम ने कुछ कहना चाहा तो उसने जल्दी से मेज़ की तरफ इशारा किया। नाश्ता कीजिए, ठंडा हो जाएगा, कहकर बाही चली गई। मेहर अम्मी की शह पर ये इतना फैलती जा रही है। लुबना खाला ठीक ही कहती हैं, मुझे जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। लेकिन शाम को बहुत हैरान कुन बात हुई। लुबना खाला दस्तगीर के लिए लैला का बाकायदा हाथ मांगने आ गई। इकबाल साहब उस वक्त घर पर ही मौजूद थे। खुरम की दफ़ा तो तुम मियाँ बीवी ने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका। हालांकि मेरा भी खुरम पर उतना ही हक बनता है जितना उसके सगे माँ जाए का बेटा है। मेरा हक बनता था, लेकिन खैर, एक तवील सांस खारिज की। किस्मत है, किस्मत में ये सब कुछ नहीं होना लिखा था। इकबाल ने संजीदगी से जवाब दिया तो वो फौरन संभली। हाँ हाँ, वही तो, इसलिए मैं आज दामन फैलाकर चली आई हूँ कि लैला को मेरी झोली में डाल दूँ। मेरा दस्तगीर बहुत खुश रखेगा उससे। दरवाजे के बाहर खड़ी लैला का रोम रोम खुशी से झूम उठा था। लुबना खाला मिठाई का डब्बा साथ लेकर आई थी। लगे हाथों अगले महीने के पहले हफ्ते की शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी। आप तो हथेली पर सरसों जमा रही हैं आपा। मेहर अम्मी के बगैर ना रह ना सकें। मेरा मतलब है, इतने कम वक्त में तैयारी कैसे होगी। इरादे नेक हों तो तैयारी कौन सा वक्त लगता है। तंज करने से पहले वो फिर भी बाज नहीं आई थी। मेहर खामोश हो गई, लेकिन सबके वहाँ से उठकर जाते ही लैला तनतनाती हुई इनके सर पर जा खड़ी हुई। तैयारी के बहाने वक्त है कि आप फिर कोई चाल चलने का सोच रही हैं ना। आंखों में तनफुर लिए वो पूछ रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि वो लोग क्या सोचेंगे।
कि हम पर बेटी इतनी भारी पड़ गई कि इधर वो रिश्ता लेने आए, उधर हमने निकाह की तारीख दे दी। लैला ने सर झटका। वो मेरी खाला है, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी। आप बरए मेहरबानी अपने काम से काम रखें। लैला की वाज़ेह नागवारी के बावजूद वो लाताल्लुक नहीं रह सकती थीं। ताबिंदा को साथ लगाए वो शादी की तैयारियों में लगी रहीं। शादी के इंतजामात के सिलसिले में एक दो काम खुरम के ज़िम्मे लगाए तो उसने खामोशी से कर दिए। उन्होंने काफ़ी अरसे से थोड़ा थोड़ा करके लैला के लिए जहेज़ बनाना शुरू कर दिया था। फर्नीचर के लिए लैला को साथ लेकर जाना चाहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये उसकी महर अम्मी से नफ़रत की इंतहा थी। ये सब कुछ मैंने ख़रीदा ज़रूर है, लेकिन पैसा आपके बाबा का ही लगा है। उन्होंने नरमी से कहा। मुझे फिर भी नहीं चाहिए। वो हटेलेपन से बोली थी। मुझसे नफ़रत अपनी जगह, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी पड़ती है। कल को यही आप ही। खुदा के लिए मेरी खाला को बख्श दें आप। वो इतनी गिरी हुई सोच नहीं रखती, लैला तेज़ लहजे में बोली थी। महर अम्मी ने उठकर अलमारी से ज़ेवरात के डब्बे निकालकर उसके सामने रख दिए। ये आपकी मामा का ज़ेवर है, मैंने आप दोनों बहन भाई के लिए संभाल कर रखा था। खुरम के हिस्से का उसकी बीवी को चढ़ाया, बाकी सब आपका है। गोल्ड का नफीस सेट, 4 चूड़ियाँ, चेन और एक अंगूठी। लैला ने चौंक कर इनकी तरफ देखा था, फिर कुछ कहे बगैर सारे डब्बे उठाकर अपने कमरे में चली गई। शादी की तकरीबात शुरू हो गई थी। सारे फंक्शन घर पर ही रखे गए थे। महर खाला के कहने पर ताबिंदा ब्यूटी पार्लर गई। फेशियल, आईब्रोज और बालों की कटिंग भी करवा ली। आईने में खुद को देखकर वो हैरानी तो रह गई थी। सामने एक बिल्कुल बदली हुई ताबिंदा खड़ी थी। इतने दिनों की डाइटिंग और सीढ़ियों पर उतरने चढ़ने की परेड ने खातिर ख्वाह काम दिखाया था। गुदाज जिसामत सांचे में ढल गई। सुर्ख रंग का कामदार पिशवास में वो पहचानी नहीं जा रही थी। कमरे में दाखिल होते खुरम ने ठटक कर उसे देखा था, जो अनाड़ीपन से अपने तराशीदा बाल इधर से उधर कंधे पर फैलाती गालबन इन्हें सेट करने की कोशिश कर रही थी। खुरम की नज़रों का इल्तकास महसूस करके कंफ्यूज हुई। कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। खुद पर परफ्यूम स्प्रे करते वो बोला और बाहर निकल गया। ताबिंदा उसकी पुश्त को घूर कर रह गई। उसकी तैयारी भरपूर थी, बस कलाइयाँ अब सुनी ही रहीं। इस दिन के बाद से उसने चूड़ियों को हाथ नहीं लगाया था। अपनी मसरूफियात के बावजूद उसने खुरम की तैयारी का खूब ख्याल रखा था। इस्त्री शुदा कपड़े, जूते, हर चीज़ वक्त पर और अपनी जगह पर ही मिली। मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था। रुखसार ने सब्ज चूड़ीदार पाजामे पर शॉर्ट जर्द कलर की कमीज पहन रखी थी। गाने बजने लगे कि आजा बाली नचले साढ़े नाल जैसे गानों पर उसका लचकीला बदन थरक रहा था। उसकी तरफ उठती खुरम की निगाहें ताबिंदा को अंदर तक बेसुकून कर गईं। बेध्यानी में वो चलती लैला के पास फूलों से सजे झूले पर जाकर बैठ गई थी। लैला ने पहलू बदलते हुए ऐसे तलखी भरी निगाहों से घूरा कि वो फौरन वहाँ से उठकर कदले फासले पर रखी कुर्सी में से एक पर बैठ गई। सामने ही दुपट्टा लापरवाही से एक कंधे पर डाले रुखसार अपनी सांस उमवार करती खुरम से पूछ रही थी, कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो? सिर्फ अच्छी? रुखसार ने आंखें निकाली। यार, ये गले वगैरह का थोड़ा ख्याल रखा करो। अच्छा नहीं लगता, इतने सारे लोग हैं, कोई किसकी नज़र से देखता है, हम किसको देखने पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते ना। रुखसार बेयकीनी से उसे देखने लगी तो वो कदरे वसाहती लहजे में कहने लगा, तुम्हें इस नज़र से देखने का हक सिर्फ मुझे होना चाहिए ना। बिल्कुल, वो खुलकर हंसी थी। अच्छा ये बताओ, कल बारात पर क्या पहन रही हो? वही ऑफ वाइट सूट पहनूंगा जो तुमने मुझे पिछली बर्थडे पर गिफ्ट किया था। खुरम के जवाब पर वो पुरजोश हो गई। ओह वाह, मैं भी कल ऑफ वाइट ही पहनूंगी, बहुत अच्छा रहेगा। लैला को पार्लर से तैयार करवाने रुखसार ही अपने साथ ले गई थी। वापसी पर खुरम ने इन्हें पिक करने आना था। वो जल्दी से तैयार होने के लिए कमरे में आया था। कपड़े कहाँ रखे हैं? बादल नाख्वास्ता ताबिंदा से पूछा, जो परेशानी से खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी। ये जल गई। उसने ऑफ वाइट शर्ट खुरम के सामने की, जिस पर सामने इस्त्री का वाज़ेह निशान छपा था। खुरम ने सदमे से अपनी नई शर्ट को देखा। जल गई? कैसे जल गई? ध्यान कहाँ था तुम्हारा, जाहिल औरत? इसीलिए मना किया था, मत हाथ लगाया करो मेरी चीज़ों को। उस पर अच्छी तरह चिल्लाने के बाद वह सर पकड़कर बैठ गया। ओह माय गॉड, अब मैं पहनूंगा क्या? आप ये पहन लें। ताबिंदा ने अलमारी से हैंग किया स्याह शलवार कमीज निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये भी बिल्कुल नया है, आपने पहले भी नहीं पहना। खुरम ने उसके हाथ से सूट झपटा और एक परेशान नज़र कलाई में बंधी घड़ी पर डाली। निकाह का टाइम होने वाला था। ड्राइवर को भेज दें, वो पार्लर से लैला को ले आएगा। मुफ्त मशवरे देती सख्त जहर लगी थी उसे। वॉशरूम की तरफ जाता खुरम ड्राइवर को कॉल मिलाने लगा था। देखो, नंद होने के बावजूद कितना तुम्हारा साथ दे रही हूँ। लैला के साथ रुखसार खुद भी पार्लर से तैयार हो गई थी। सामान गाड़ी में रखवा दी। वो लैला से बोली तो उसने शरारत से कहा, बहुत जल्द ये वक्त तुम पर भी आने वाला है, फिर मैं सारा हिसाब चुकाऊंगी। रुखसार हंसते हुए उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। ताबिंदा ने स्याह चूड़ीदार पाजामे पर नेट की कमीज और बड़ा सा नेट का दुपट्टा लिया। तराशीदा बालों को एक कांधे पर डाले बाहर निकल आई। सामने ही स्याह शलवार कमीज में मलबूस दराज कामत खुरम चला रहा था।
ओहो क्या कॉम्बिनेशन है। सारा आपा ने दोनों को मैंने खीज निगाहों से देखते खंकारा था। अब मियाँ बीवी में इतनी मैचिंग तो होनी चाहिए ना आपा। ना जाने कैसे ताबिंदा की जुबान से फिसल गया था। खुरम ने सुलगती हुई निगाह उस पर डाली। बिल्कुल होनी चाहिए, सारा आपा खिलखिलाई। लैला की हमरा अंदर आती रुखसार के कदमों तले से किसी ने जैसे जमीन खींच ली थी। वो फटी फटी निगाहों से ताबिंदा और खुरम को देखे गई। लैला को स्टेज पर बिठाने के बाद वो तीर की तरह बाहर निकलते खुरम के पास जा पहुंची थी। रास्ता रोके जाने पर खुरम ठहर कर उसे देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त मारे गुस्से के रंग पर रंग बदल रहा था। हमने तो आज ऑफ वाइट सूट पहना था ना। हाँ यार, मैं आज वही पहनने वाला था मगर जल गया। जल गया कैसे? रुखसार ठनकी। इसी करते हुए जल गया उसे तो मजबूरन मुझे ये सूट पहनना पड़ा। ओह, तो यूं कहो ना जानबूझकर जलाया तुम्हारी इस देहातन बीवी ने, ताकि हम एक जैसा ना पहन सकें। रुखसार का बस नहीं चल रहा था वो क्या कर डाले। खुरम चौंका। रुखसार बहुत बुरे मूड के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई थी। बहुत ऊंची हरकत की है तुमने आज। पास से गुजरती ताबिंदा की कलाई दबोच कर वो गुर्राया था। मेरी शर्ट जानबूझकर जलाकर एक झटके से उसकी कलाई छोड़कर वो रुखसार को मनाने के गर्ज से स्टेज की तरफ बढ़ गया था। ताबिंदा की आंखें आंसुओं से भर गईं। ये भी गनीमत था सब इस वक्त स्टेज पर ही मसरूफ थे, किसी ने इन दोनों की तरफ नहीं देखा था। उसने बमुश्किल खुद पर काबू पाया और मेहर अम्मी के बुलाने पर स्टेज पर आ गई। घर की बहू की हैसियत से उसे जिम्मेदारी से सब कुछ संभालते हुए देखकर जितनी कुर्ती लुबना खाला ने दूल्हा बने अपने दस्तगीर को नजर भर कर नहीं देखा था। रुखसती के वक्त लैला इकबाल साहब के गले लगकर बुरी तरह रो दी। खुरम ने बाजू फैलाकर उसे आहिस्ता से थपका। मेहर अम्मी ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा तो वो जल्दी से कदम आगे बढ़ा गई। इनका दुआ देने के लिए उठा हाथ हवा में ही मुअल्लक रह गया। लैला रुखसत हो गई थी। मेहर अफरोज आज अपने आंसुओं पर बंद नहीं बांध पाई थी। ताबिंदा नम आंखें लिए उनके गले आ लगी थी। जानती हो, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन पता नहीं अम्मा को क्या सूझी, बैठे बिठाए अचानक सारा प्रोग्राम तय कर लिया। जो कुछ खुरम ने रुखसार के साथ किया, इसके बाद मैं कम अज़ कम तुमसे शादी करने का ख्याल अपने दिल से निकाल चुका था। अरमानों की इस खूबसूरत रात दस्तगीर ने बहुत बेदर्दी से उसके अरमानों उसकी उमंगों का खून किया था। जो कुछ हुआ इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। कसूर तो रुखसार का भी नहीं था। वो बुदू बोला तो लैला चुप हो गई। कदरे तौक़ुफ़ के बाद आहिस्ता से बोली, तुम्हें तो मोहब्बत थी मुझसे, किसी और की खातिर मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार होने का कैसे सोच लिया दस्तगीर? वो झल पलके उठाए वो पूछ रही थी। ये तेरी मेरी के चक्कर में मत उलझाओ, मुझे और किसी के लिए नहीं, अपनी बहन की खातिर मैं इतना तो कर ही सकता था। लैला को दिल को धचका सा लगा। वो मजीद कह रहा था, तुम्हारा भाई खुद तो अपनी बीवी के साथ खुशबाश जिंदगी के मज़े लूट रहा है और इंतज़ार की सूली पर चढ़ा दिया मेरी बहन को। वो तड़प उठी थी। ऐसा नहीं है, खुरम बिल्कुल भी खुश नहीं है उसके साथ, बल्कि वो तो उसे सख्त नापसंद करता है। उसे बात तक करना गवारा नहीं करता। और क्या तुम झांक कर आई हो उनके कमरे में? उसकी बात का शायबा उस अंदाज में बोला था कि लैला लब काट कर सर झुका गई। शादी की पहली रात अपने शौहर को वजाहतें देने का उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खुरम अभी तक सो रहा था। ताबिंदा ऐसा से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल आई। आज लैला का नाश्ता जाना था। मेहर अम्मी अल सुबह किचन में मसरूफ़ हो गई थी। ताबिंदा इनका हाथ बटाने के गर्ज से किचन में चली आई थी। खुरम नहाकर फ्रेश सा बाहर आया तो उसने इकबाल खालू और उसका नाश्ता किचन के बाहर लगा दिया। मेहर अम्मी ने नाश्ता डब्बों में बंद करने के बाद शॉपर खुरम के साथ मेज़ पर रखा। वो इस्तफामिया निगाहों से इन्हें देखने लगा। आज रस्म के मुताबिक लैला के यहाँ नाश्ता लेकर जाना है। खुरम जल्दी से चाय का खाली कप रखता शॉपर उठाए उठ खड़ा हुआ। मैं भी चलूँ साथ? ना जाने क्या सोचकर ताबिंदा ने पूछा। वो झट से इनकार करने ही लगा था कि इकबाल साहब बोल पड़े, इसमें पूछने की क्या बात है बेटे, तुम भी चली जाओ साथ। खुरम लंबे लंबे डग भरता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा तो वो भी जल्दी से दुपट्टा फैलाकर उड़ती उसके पीछे लपकी। आ गया तेरे मैके से नाश्ता। मैं ना कह रही थी बड़ी रख रखाव वाली औरत है ये मेहर। नानी के कहने पर लैला चौंक कर सामने देखने लगी। खुरम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती ताबिंदा उसका हल्का खुश्क होने लगा। तुम तो रात को कुछ और ही कह रही थी। दस्तगीर एक जताती हुई निगाह उस पर डालता वहाँ से उठ गया था। अच्छी खासी खूबसूरत लड़की को तुम माँ बेटी ने गंदुम की बोरी बना बिना सिंघों की भैंस और अभी भी ना जाने क्या कुछ कह डाला। नानी के बगैर मौका महल देखे बात करने की आदत थी। रुखसार को वैसे ही इन दोनों को एक साथ देखकर आग लग गई थी। मजीद नानी के तबसरे ने जल्दी पर तेल का काम किया। मेरा मूड अभी तक ख़राब है। खुरम को उसका वहाँ से ऐसे उठकर चले जाना बुरा लगा था। उसका मूड अब ऐसे ही रहेगा जब तक। लुबना खाला ने ताबिंदा को देखते हुए बात अधूरी छोड़ दी। लैला भी शिकायती निगाहों से खुरम को देखने लगी। इसको अपने साथ क्यों लेकर आ गए? मौका मिलते ही रुखसार खुरम पर बिगड़ी। मैं नहीं लाया, खुद ही आई है। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि नानी की बातों का हूँ हाँ में जवाब देती ताबिंदा तक बखूबी पहुँच गई। वो खुद को इंतहाई गैर आरामदेह महसूस करती पहलू पर पहलू बदल रही थी।
बहुत शौक था ना यहाँ आने का, तो अब आराम से बैठकर अपना शौक पूरा करती रहो। वो बुड़बुड़ाता हुआ बाहर चला गया था। उसने एक बेबस नज़र नानी पर डाली, जिन्हें अरसे बाद एक अच्छा स्वामी मैसर आया था और वो अब आसानी से उसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थीं। लुबना खाला प्लेटें पटक पटक कर मेज़ पर नाश्ता लगा रही थी। जब वो नानी से माजरत करती वहाँ से उठकर अपने घर वापस आ गई थी। खाला, सामने वाली गली के मोड़ पर जो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, क्यों ना मैं वहाँ पढ़ाना शुरू कर दूँ। अगली सुबह मेहर खाला के साथ मिलकर नाश्ता बनाते वो पूछ रही थी, इंग्लिश मीडियम वालों ने कब से अंडर मैट्रिक स्टाफ रखना शुरू कर दिया। ना जाने खुरम कब किचन में आया था। फ्रिज से पानी की बोतल निकालते तंजिया लहजे में बोला, अंडर मैट्रिक ना सही एमए इंग्लिश को तो रख ही लेंगे। जवाब मेहर खाला ने दिया था। तामिंदा रुख मोड़े अंडा तलती रही। खुरम सर झटकता बाहर कुर्सी पर जा बैठा। सामने इकबाल साहब अखबार बीनी कर रहे थे। अपनी ताबिंदा ने मास्टर कर रखा है। खुशगवार हैरत में घिरकर उन्होंने किचन की खुली खिड़की से झांक दी। मेहर से पूछा तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, शादी से पहले ताबिंदा ने प्राइवेट एमए का इम्तिहान दिया था। अभी पिछले महीने ही तो रिजल्ट आउट हुआ है। फर्स्ट डिवीज़न ली है इसने। खुरम लातलकी से नाश्ता करता रहा, जैसे उसे इस सब से कोई फ़र्क न पड़ता हो। ताबिंदा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। आज शाम को लैला लोगों की दावत है, हो सके तो शाम को जल्दी घर आ जाना। खुरम को उठता देख मेहर अम्मी ने कहा, कुछ चाहिए तो वो भी बता दें। लठमार अंदाज में पूछा तो उन्होंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया। आपके बाबा आज घर पर ही हैं, वो ले आएंगे। वो ऑफिस जाने के घर से तैयार होने कमरे में आया तो बालों को ऊंचा करके कैचर में मुकीद किए वो कमरा समेटने में लगी हुई थी। उसे आता देखकर जल्दी से बेड पर रखा दुपट्टा उठाकर ओढ़ लिया। चंद हजार रुपए के लिए स्कूल पढ़ाने के ड्रामे के पीछे कौन सी वजह कार फरमा है, कुछ बताना पसंद करेंगी आप? ना जाने किस चीज़ का गुस्सा वो कहाँ पे निकाल रहा था। बीवी होने के नाते कानूनन और शरन तो मेरे नानो नफ़के की सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर नामदार पर है, लेकिन अगर वो ये जिम्मेदारी भी उठाने पर तैयार ना हो तो मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए खुद ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना। जताते हुए लहजे में बोलती वो कमरा सेट करके हाथ झाड़ती बाहर चली गई थी। खुरम लब भिंचे उसकी पुश्त को घुर कर रह गया। मेहर खाला के साथ मिलकर इसने दावत पर अच्छा खासा एहतमाम कर लिया था। खुरम भी ऑफिस से वापसी पर बेकरी से ढेर सारे लवाजमात लेता आया था। कामदार सूट पहने सजी संवरी लैला दुल्हनों वाले मखसूस शर्मीलेपन के बजाय अजीब सी घबराहट में मुब्तला थी। डरी डरी सहमी सहमी सी, और किसी भी बात करने से पहले दस्तगीर की शक्ल देखने लगती, जो सारा वक्त उखड़ा उखड़ा सा बैठा था। चंद लुकमों के बाद ही खाने से हाथ खींचता माजरत करके उठ गया था। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, रुखसार बेतकल्लुफी से कहती किचन में चली गई। कुछ ही देर बाद खुरम भी पानी लेने के बहाने उसके पीछे चला आया। ताबिंदा लब काटने लगी। दोनों के दरमियान मामूली सी कुर्बत भी उसे रकाबत की आंख में झुलसाने लगी थी। जब खुद पर जब्त ना रख सकी तो उठकर किचन में आ गई। खुरम के बेहद करीब स्लैब से टेक लगाए खड़ी रुखसार का मूड उसे आते देखकर बुरी तरह ख़राब हुआ था। किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत करना किस कदर इखलाक से गिरी हुई हरकत है, ये शायद तुम्हारी पिंडू बीवी को पता नहीं है। खुरम खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरने लगा था। इत्तेफाक से प्राय मर्दों पर डोरे डालने को भी इखलाक से गिरी हुई हरकत में शुमार किया जाता है। ये शायद आप जैसी आला तालीमी याफ्ता लड़की को पता नहीं है। कहती चाय की ट्रे उठाती और इन दोनों को हक्का बक्का छोड़कर बाहर आ गई। रस्म के मुताबिक उन्होंने मकलावे के बाद लैला और उसके घर वालों के लिए तहफ़ ले रखे थे। रवाना होते वक्त मेहर अम्मी ने वो शॉपर्स लैला को पकड़ाने चाहे तो वो हाथ आगे बढ़ाने के बजाय नागवारी से इन्हें देखती 2 कदम पीछे हट गई, जबकि लुबना खाला ने फ़ौरन आगे बढ़कर मेहर और ताबिंदा के हाथ से सारे शॉपर ले लिए थे। सावन की बदलियों ने देखते ही देखते पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया था। सपह बासी होकर दम तोड़ रही थी जब बारिश शुरू हुई, तो फिर बिना वक्फे के रात गए तक बरसती रही। मेहर खाला क्यों ना आज खाने में कुछ चटपटा हो जाए। मेहर खाला और इकबाल खालू को शाम की चाय देने के बाद उसने राय तलब नज़रों से इन्हें देखा था। ये भी कोई पूछने की बात है। इकबाल खालू की बात पर वो झीम कर मुस्कुरा दी। जो दिल चाहे किया करो, पूरा घर तुम्हारा है। वो उसका मान बढ़ा रहे थे। मेहर खाला चाय पीते मुस्कुराती रहीं। बस एक घर वाला ही मेरा नहीं है, उसने आज़ादगी से सोचा और फिर सर झटकती किचन में चली आई। खूब दिल लगाकर कड़ी चावल बनाए। भाई मेहर, मुझे दिन ब दिन एहसास होता जा रहा है कि तुमने अपनी ताबिंदा की तारीफ़ों के मामले में बहुत कंजूसी से काम लिया था। इकबाल खालू का तारीफ़ करने का भी अपना ही अंदाज़ था। मेहर खाला और वो दोनों एक साथ हंस दी। खुरम पिछले 2 दिनों से ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वापसी का कुछ पता नहीं था। ताबिंदा को कमरा उसके बगैर बहुत खाली खाली सा लगा। बारिश का जोर टूट गया था। अब हल्की फुल्की फुहार पड़ रही थी। वो टेरेस पर आ गई। फुहार में भीगती खुरम और रुखसार के बारे में सोचे गई। रुखसार पर फिदा हो जाने वाले खुरम का रवैया उसके साथ बिल्कुल बदल जाता था। इतनी तजलील, इतनी अजनबियत और लातल की बज़ाहिर मजबूत बनी वो अंदर से कमज़ोर पड़ती जा रही थी। किसी ने सच ही कहा है कि सुहागन वो जो पियामन भाए,
اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ فوار پھر سے موسلادھار بارش میں بدلنے لگی تھی۔ اس نے کپڑے بدلے، گیلے بالوں کو انگلیوں سے سلجھایا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر بیڈ پر دراز ہو گئی۔ کون سا وہاں مجھے دیکھ رہا ہے، سوچ کر خود کو مطمئن کیا۔ صوفے اور قالین پر تو کروٹیں بدل بدل کر بہت مشکل سے اسے نیند آتی تھی، اور آج بیڈ پر لیٹتے ہی آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہونے لگیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہر چیز سے بے خبر ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ بارش میں بھیگتا خرم تقریباً بھاگتے قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا تھا۔ بیگ رکھنے کے بعد آتے ہی واش روم میں گھس گیا۔ شاور لینے کے بعد کپڑے بدل کر باہر نکلا تو زیرو پاور کی نیلیگوں روشنی میں اب اس کی نظر بیڈ پر مزے سے سوئی تابندہ پر پڑی تھی، دوپٹے سے بے نیاز۔ خرم نے محض ایک لمحے کے لیے سوچا تھا۔ تھکان سے چور وجود کے ساتھ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ اس کا ہاتھ تابندہ کے بازو سے ٹکرایا تو گہری نیند کے باوجود وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر اپنے پہلو میں سوئے خرم کو دیکھا اور سرت سے اٹھنے لگی تھی کہ خرم نے ہاتھ پکڑ کر پھر سے گرا لیا۔ کیا ہوا؟ اگر اتنا ہی دل چاہ رہا تھا بیڈ پر سونے کا تو پہلے بتا دیا ہوتا۔ اہانت کے احساس سے تابندہ کا چہرہ جل اٹھا۔ غلطی ہو گئی۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی تو اس کی کوشش کو ناکام بناتا وہ ترکی بترکی بولا، تو پھر بھگتو اب۔ تابندہ تڑپ اٹھی تھی۔ دن کے اجالے میں اس کی ذات کی نفی کرنے والے کو وہ ایک کمزور لمحے کی گرفت میں خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ یہ اس کی نسوانیت کو گوارا نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ویسے تو بڑا میرا شوہر کرتی پھرتی ہو۔ تابندہ کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ صبح اس کی آنکھ قدرے تاخیر سے کھلی تھی۔ سرتاپا کمبل میں لپٹی تابندہ کو ایک نظر دیکھتا وہ جلدی سے آفس کے لیے تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ خرم ناشتہ مہر امی کی آدھی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی، وہ انہیں نظر انداز کرتا بیرونی دروازہ پار کر گیا۔ کافی عرصے سے تابندہ ہی اس کا ناشتہ بنا کر کمرے میں لگا دیتی تھی۔ وہ کچھ حیران سی ہوتی اندر آئیں تو تابندہ کو منہ سر لپیٹے پڑا دیکھ پریشانی سے آگے بڑھی۔ تابی کیا ہوا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ تابندہ نے سرخ محترم آنکھیں بمشکل کھول کر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں خالہ، بس ذرا سر میں درد ہو رہا تھا تو۔ وہ ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہوں نے فوراً اسے اٹھنے سے روکا۔ لیٹی رہو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ پہلے کچھ کھا پی لو، پھر سر درد کی دوا لے کر سو جانا، ٹھیک ہے؟ نرمی سے کہتی وہ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ تابندہ نے دوبارہ سر تکیے پر گرا لیا۔ آج وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے اوپر پرائی عورت کو فوقیت دینے والے نے کیسے اسے لمحوں میں زیر کر لیا تھا، وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد سر درد کی گولی لے کر پھر سے کمبل تان کر لیٹ گئی۔ سارا دن باہر نہیں نکلی۔ البتہ خرم کے آنے سے پہلے رات کو حفظ مقدم کے طور پر بیڈ سے اتر کر صوفے پر لیٹ گئی تھی۔ بازو آنکھوں پر رکھ کر سوتی بن گئی۔ خرم لبنہ خالہ کے ہاں چلا آیا تھا۔ جانتے ہو، جب میں سوچتی ہوں تم اس کے ساتھ ایک ہی چھت تلے سو رہے ہو تو میرے اندر آگ سی بھڑک اٹھتی ہے۔ لبنہ خالہ چائے کا کہنے کے لیے اٹھی تو رخسار اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اتنی قیامت حسینہ ساتھ ہو تو کس کمبخت کو کسی اور کی یاد آ سکتی ہے۔ لیلا کہاں ہے؟ اس سے نگاہ چراتا وہ لیلا کے بارے میں پوچھنے لگا تھا کہ اسی وقت لیلا چائے لے کر اندر آ گئی۔ رخسار کو لبنہ خالہ نے آواز دی تو وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کیسی ہو لیلا؟ اس کی سرخ سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ سرد مہری سے بولی۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ خرم یکلخت سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ لیلا پھٹ پڑی۔ تم کیوں اس معاملے کو اتنا لٹکا رہے ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اسے، یا پھر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہو اب؟ خرم جھنجھلا گیا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے سب نے اسے کوئی چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہو۔ اسے احساس سے پیچھا چھڑوانے کی خاطر ہی تو وہ یہاں چلا آیا تھا، لیکن اب وضاحتیں پیش کرنا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ وہ الجھا سا وہاں سے اٹھ آیا۔ اوفو، ایک تو یہ آج کل کی لڑکیاں بھی نا۔ لبنہ خالہ کو آج فرصت ملی تھی تو مکلاوے میں ملنے والے تحائف کھول لیے۔ ایک تو اس سوتیلی نے خالی ہاتھ رخصت کر دیا۔ اب اگر رسم کے طور پر کچھ دے رہی تھی تو لینے سے کیوں ہچکچا رہی تھی تم؟ انہوں نے کوئی 10ویں بار لیلا کو اس بات پر گھرکا تھا۔ اس کے لیے بے حد خوبصورت جوڑے تھے جنہیں اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بھی لبنہ خالہ نے رکھ لیے۔ اگر تمہیں نہیں چاہیے تو میں رکھ سکتی ہوں، آگے دلانے کے کام آئیں گے۔ ویسے ان کی مہر امی کمال عورت ہے، خالو کا ڈر ہوگا اس لیے سدرا خالہ کے زیور اس کو دے دیے، ورنہ ان کو بھی اپنے پاس دبائے رکھتی۔ رخسار کی بات پر بے ساختہ لیلا کے لبوں سے پھسلا۔ لبنہ خالہ اچھنی۔ ہاں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیوں انکار کر دیا؟ بس مجھے ان کی عنایات نہیں چاہیے تھیں۔ لبنہ خالہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئی۔ لو بھلا، پیسہ تو سارا تمہارے باپ کا ہی لگا ہے۔ اس کی عقل پر جی بھر کر ماتم کرنے کے بعد ان کے اگلے مطالبے پر دم بخود رہ گئی۔ اپنا حق کوئی اتنی آسانی سے چھوڑتا ہے بھلا؟ کل ہی پہلی فرصت میں رخسار کے ساتھ جا کر اپنا سب سامان اٹھا لاؤ، بلکہ رخسار کو رہنے دو، میں خود ہی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بہت چالاک عورت ہے یہ مہر، کیا پتہ کوئی ایک آدھ چیز ادھر ادھر چھپا دے۔ انہوں نے بیٹھے بیٹھے سارا پروگرام طے کر لیا۔
ये तो अपना थूका चाटने वाली बात हुई। लैला के लाख कनी कतराने के बावजूद अगले रोज वो उसे अपने साथ लेकर गई और मुंह फाड़ कर महर अफरोज से लैला के जहेज के सामान का मुतालबा कर दिया। बच्ची नजरें चुरा गई। लैला को अपनी चीज़ें हैं वो जब चाहे यहाँ से ले जा सकती है। बगैर कुछ जताए उन्होंने उठकर बड़े कमरे का लॉक खोल दिया था। सारा सामान डब्बों में बंद पड़ा था। क्रॉकरी, इलेक्ट्रिक का सामान, गद्दे, बिस्तर के सेट, फ्रिज, एलईडी और भी ना जाने क्या कुछ। लुबना खाला की बातें यहाँ वहाँ तक चिर गईं। एहे, इतना सब कुछ अब हमसे कहाँ उठाया जाएगा। रुको, मैं ज़रा गली में किसी को देखूं, 2-4 मजदूर मिल गए तो मिनटों में सारा सामान उठा लेंगे। वो बोलते बोलते दरवाज़ा पार कर गईं। अपनी मर्जी से सारा सामान पूरे घर में सेट करवाने के बाद उन्होंने इत्मीनान से हाथ झाड़े। सच कहते हैं भाई, सौतेली सौतेली ही होती है। इतना कुछ दबा के बैठी थी। बच्ची बेचारी ने नादानी और कम उम्री में इनकार कर दिया तो खुद समझदारी से काम लेती। आखिर हमने भी तो दुनिया को दिखाना है। लैला बहुत चुप थी। उसे शर्मिंदगी और दुख के एहसास से निकालने की खातिर चटाचट बलाई लेते सारा मलबा महर अम्मी पर डाल दिया। रुखसार को आंसू भरी आंखें लिए कमरे से बाहर निकलता देखकर दस्तगीर ठटका था। क्या हुआ है रुखसार को? अंदर आकर उसने माँ से पूछा। अपने नसीबों को रो रही है। लैला बेगम ने रिकत आमेज से हंकारा भरा था। उसकी उम्र की सब अपनी घरों में आबाद खुशबाश जिंदगी गुजार रही हैं। अपनी लैला को ही देख लो। मगर मेरी बदनसीब बच्ची ना कदरे लोगों पीछे खुद को रोल कर सारी खुशियाँ अपने ऊपर हराम कर बैठी है। दस्तगीर की पेशानी की रगें उभरने लगी थीं। दफ़ा करे उसको। दुनिया इसी एक शख्स पर ख़त्म हो गई है क्या? हाय हाय, ऐसे कैसे दफ़ा कर दे। नाम लग चुका है मेरी बच्ची के साथ उसका। अब तो वही ब्याह कर ले जाएगा। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने सारी बिरादरी की थू। दस्तगीर भरा भरा हुआ वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया था। सामने लैला ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी तैयार हो रही थी। आज इन्हें एक दावत पर जाना था। तुम सुनो मेरी बात अब। उसकी बात दुरुस्ती से काटता वो उसकी कलाई दबोचे जैसे गुर्राया था। अपने भाई से जाकर कहो जल्द फैसला करे उसका, वरना लैला का हल्क खुश्क होने लगा। वरना इस बार जब वापस आऊँ तो तुम मुझे इस घर में नजर ना आओ। झटके से उसकी कलाई छोड़ता वो गुस्से से लंबे लंबे डग भरता घर से बाहर निकल गया था। लैला ने जेवर नोच कर उतार फेंके। सैंडल उतार कर दूर उछाली थी। अपने कमरे से निकलकर रुख बैरूनी दरवाजे की तरफ था। ताबी बेटे, लैला के कमरे की अच्छी तरह सफाई करा दो। क्या पता दस्तगीर के जाने के बाद लैला कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकने आ जाए। महर अम्मी की बात पर असबात में सर हिलाती। ताबिंदा ने काम वाली मासी को इशारा किया ही था कि वो खुद तन फन करती वहाँ आ पहुँची। मेरी ज़िंदगी में आग लगाकर तुम कैसे इतनी मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकती हो? हाँ। साइड टेबल पर रखा गुलदान उठाकर उसने ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा था। लैला क्या हुआ है? क्यों ऐसे? महर अम्मी भागती हुई आई थीं। दूर रहे मुझसे। वहशतज़दा अंदाज में उंगली उठाकर उसने महर अम्मी को आगे बढ़ने से रोका था। आपने ही इस बला को मुसल्लत किया है ना खुरम के सर पर। अब आप ही इसको उतारेंगी। ताबिंदा की तरफ इशारा करते वो हुज़ियानी अंदाज में चिल्लाती। जैसे आई थी वैसे ही चली गई। ताबिंदा ने लड़खड़ाकर दीवार का सहारा लेना चाहा लेकिन ज़मीन पर गिरती चली गई। महर खाला ने परेशानी से उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो उसने कसमसाकर आंखें खोलकर फिर से बंद कर लीं। लट्ठे की माने सफ़ेद पड़ता चेहरा। कई दिनों से उसकी तबीयत गिरी गिरी सी थी। खाना पीना भी प्राय नाम ही रह गया था। महर ने अपनी गफलत पर खुद को खूब कोसा। उसके होश में आने के बाद लाख इनकार के बावजूद उसे डॉक्टर के पास ले आई। कमज़ोरी और नकाहत की वजह से हो जाता है ऐसा। इनकी डाइट का ख्याल रखें। एक आध हफ्ते बाद टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। डॉक्टर पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ नरमी से बोल रही थी। कॉल पर खुरम से बात करने के बाद रुखसार छत से नीचे उतरी तो नानी सहन में ही जाए नमाज बिछाए असर पड़ रही थीं। झोली फैला कर क्या मांगती रहती हैं अल्लाह से। कुर्सी पर बैठकर वो यूं ही पाँव हिलाती नानी से पूछने लगी। इस घर के सुकून और खुशियों के लिए दुआ मांगती रहती हूँ। थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी कर दिया करें। तेरी हदायत की तो रोज़ दुआ मांगती हूँ खुदा से। रुखसार ने उछलकर दोनों बाजू कमर पर बांध लिए। नानी, मेरे लिए खुरम को नहीं मांग सकती क्या? वो अब किसी और का हो चुका है। नानी हद से ज़्यादा संजीदा हो गई। वो बेखबर नहीं थी। मैं इसे अपने सिवा और किसी का होने नहीं दूंगी। नानी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। ये आग और पानी का खेल खेलना छोड़ दे रुखसार। नसीबों से कोई नहीं लड़ सकता। रुखसार ने नागवारी से सर झटका। नानी मायूसी से सर हिलाती जाए नमाज उठाकर अपने कमरे में चली गई। क्या कह रहा था खुरम? लैला बेगम हाथ दुपट्टे के पल्लू से पहुंचती किचन से बाहर निकलकर उसकी तरफ आई। वही बाबा की बीमारी। उसने बेजारी से जामुन के पेड़ पर बैठी गुलहरी को घूरा। मैं तो पहले ही आपसे कह रही थी ये घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। आपकी खुशफहमी थी कि लैला को यहाँ लाकर उसके ज़रिए खुरम और इकबाल खालू पर दबाव डालेंगे। अपनी माँ को इतना भी हल्का मत लो। तुम देखना उसकी गर्दन पर छुरी रखकर कैसे दस्तगीर सब कुछ निकलवाता है। उसका जहन नए तानों बानों में उलझने लगा था। इन्होंने ना जाने क्या मंत्र पढ़कर फूंका था कि दस्तगीर कॉल पर ही उस पर चढ़ दौड़ा। लैला पूर का जो लड्डू खाने के लिए उछल कूद कर रही थी अब वही लड्डू उसके हलक में बुरी तरह फंसने लगा था। दस्तगीर का गुस्सा उसे अंदर ही अंदर बुरी तरह खाइफ करने लगा था
और गुस्से की वजह जूं की तूं बरकरार थी। इस बार वो उसे कोई रियायत देने को तैयार नहीं था। लैला की सारी वजाहतें दिल में ही रह गईं, जुबान पर लाने का उसने मौका ही नहीं दिया। वो सारे घर में जले पैर की बिल्ली की मानित घूम रही थी। शाम को खुरम आया तो उसके सामने फट पड़ी। बुरी तरह रोती लैला उसे हवास बाख्ता कर गई थी। नानी, लुबना खाला, रुखसार ना जाने किन कोनों खुदरों में छुपी हुई थीं कि उन तक लैला के रोने कराहने की आवाज़ पहुंच ना पाई थी। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही जहन्नम बनी रहेगी, कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं हो सकता है जब तक। लैला को संभालते खुरम जब्त की इंतहा पर था। आंखों में बेतहाशा सुर्खी लिए वो घर आया था। इकबाल साहब और मेहर खाला को चाय देने के बाद ताबिंदा ने उसकी तरफ कप बढ़ाया तो उसने कप उसके हाथ से लेकर गुस्से से फर्श पर दे मारा। सी की आवाज़ निकालती ताबिंदा ने फौरन पाँव पीछे हटाए थे। मेहर अम्मी फौरन कुर्सी से उठी थीं। ये क्या हरकत है खुरम, आपने हमारे साथ जो किया इसके बारे में क्या कहेंगी? वो इनके सामने खड़े होकर चिल्लाया था। ये क्या बदतमीजी है खुरम, इकबाल साहब ने तादीबी अंदाज में उसे टोका तो उसने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। आज आप नहीं बोलेंगे बाबा। इकबाल साहब के कंधे ढलक गए थे। वो दुरुस्ती से मेहर अम्मी की तरफ मुड़ा था। जिंदगी अजाब बनाकर रख दी है इन्होंने हमारी माँ की जगह पर काबिज हो गई। हमारे बाबा हमारे घर पर अपना तसल्लुत जमा लिया, लेकिन फिर भी इन्हें सुकून नहीं मिला। उसका नफ्स तेज तर होता गया। इनके गलत फैसले की वजह से लैला की ज़िंदगी आज जहन्नुम बनी हुई है। हमें नीचा दिखाने के लिए इन्होंने अपनी मर्जी कर तो ली, लेकिन इसका भुगतान हम दोनों को भुगतना पड़ रहा है। दस्तगीर उसे भी वो मुकाम नहीं देगा जब तक मैं उसे तलाक। खुरम, इकबाल साहब हलफ के बल चिल्लाए थे। मेरे घर में ये लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा। इनका वजूद कमज़ोर शाख की मानिद लरजने लगा था। आप इस मामले से दूर रहें बाबा। आज वो आर या पार करने पर तुला हुआ था। तामिंदा अपने पैरों तले से निकलती दर्द की टीसों को भुलाए साकित सी खड़ी थी। खुरम ठीक कह रहा है इकबाल, सारी गलती मेरी ही है। मुझे इसकी रजामंदी और इजाज़त के बगैर उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए था। कुर्सी की पुश्त थामे वो आहिस्ता से बोल रही थी। माँ कहने और माँ समझने में फ़र्क होता है। मैं ये बात भी नहीं समझ पाई। शादी के 5 साल बाद जब बे औलादी के जुर्म के पादाश में गफूर अहमद ने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाला था तो मुझे शादी के नाम से ही नफरत हो गई थी। मर्द ज़ात पर मेरा एतबार उठ गया था। अम्मा अब्बा की लाख कोशिशों मिन्नतों के बावजूद मैं दूसरी शादी पर तैयार ना थी, क्योंकि मुझे एक ऐसे जुर्म की सज़ा सुनाई गई थी जो मैंने किया ही नहीं था। 7 सालों तक मैं इस अजियत की भट्टी में जलती सुलगती रही, लेकिन जब मुझे बताया गया कि बिन माँ के बच्चों को एक माँ की ज़रूरत है तो मेरे अंदर इन बच्चों के लिए ममता के सोते फूट पड़े। मेरे इनकार को इकरार में बदलने के पीछे सबसे बड़ी और मजबूत वजह वो बिन माँ के मासूम बच्चे ही थे। 5 साल का उखड़े तेवर लिए खुरम और 4 साल की वो फूले हुए गालों वाली लैला, जिनको ज़बरदस्ती अपने गले लगाकर मैंने अपनी प्यासी ममता को शराब करना चाहा। मैं नहीं जानती इन मासूम जहनों में सगी सौतेली का इम्तियाज़ कैसे बिठाया गया। मेरे लिए आप दोनों हमेशा मेरी औलाद ही रहे। खुदा गवाह है, मैंने आपके बाबा को आप दोनों के खिलाफ कभी नहीं उकसाया। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने आपकी मामा के इस दुनिया से चले जाने के बाद इस घर में आपके बाबा की ज़िंदगी में कदम रखा। अगर सिद्रा की ज़िंदगी में मैं आपके बाबा आपके घर पर काबिज होती तो आप बेशक मुझे पत्थर चुन चुन कर भी मारते तो मैं उफ तक ना करती। वो एक तवील सांस अपने अंदर उतार कर रुकी थी। इकबाल साहब सर झुकाए बैठे थे। खुरम खामोशी से सर झुकाए फर्श को घूरता रहा। मुझे लगा था इस घर के लिए आपके लिए रुखसार से बेहतर इंतखाब ताबिंदा है, लेकिन मैं गलत थी। आपने साबित कर दिया नफ़रत मोहब्बत से ज़्यादा ताकतवर होती है। उन्होंने गर्दन मोड़कर ताबिंदा की तरफ देखा। चंद कदम उसकी तरफ बढ़कर उसका ठंडा यख हाथ थाम लिया। चलो बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, जिस दिन मुझे लगेगा मैदान छोड़ देना है तुम्हारे हक में ही बेहतर है तो इसी दिन मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उन्होंने ताबिंदा का बाजू थामा था, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। वापसी का सफ़र बहुत तकलीफदेह होता है। 6 माह कबल इन्हीं रास्तों पर वो उसे बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपनी हमरा लेकर गई थीं। आज इन्हीं रास्तों पर वापस आते वो बिल्कुल अकेली थीं। खाली हाथ उन्होंने थककर सर सीट की पुश से टिका दिया था। इनके घर वापस आने से पहले ही ताबिंदा के चले जाने की खबर लैला के घर तक पहुंच गई थी। चलो खसकम जहां पाक, लुबना खाला के इत्मीनान से हाथ झाड़े थे। रुखसार के कदम मारे खुशी के ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसने खुद को हवाओं में उड़ता महसूस किया था। जीत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था, कुछ बताओ तो सही, ये सब हुआ कैसे? वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली लग तो नहीं रही थी। और वो तुम्हारी मेहर अम्मी, उन्होंने कैसे जाने दिया उसे? वो चली गई, क्या ये काफ़ी नहीं है? खुरम ने संजीदगी से कहा। दस्तगीर से कॉल पर बात करती लैला ने चौंक कर उसका संजीदा चेहरा देखा था। खुरम वहाँ से उठकर अपने घर आ गया। इकबाल साहब अपने कमरे में थे। मेहर अम्मी बरामदे की सीढ़ियों पर बैठी सामने दाना दुनका चुगती भूरी चिड़ियों को खामोशी से तक रही थीं। वो सीधा अपने कमरे में चला आया था। दरवाज़ा बंद करके खिड़कियों के पर्दे गिराए। उसका जहन इस वक्त बहुत मुंतशिर हो रहा था। घुप अंधेरे कमरे में वो चित लेटा नादीदा छत को घूरता रहा। समझदार है हमारा भाई, इसलिए जल्दी समझ गया।
दस्तगीर इस बार आया तो उसका मूड कदरे बेहतर था। लैला ने सुकून की सांस ली, वरना उसके गुस्से में और हर वक्त की झाड़ ने उसे अधमुआ कर रखा था। शादी के बाद आज पहली बार उसने खुद को इतना हल्का फुल्का महसूस किया था। दस्तगीर भी आज पहले वाला दस्तगीर बन गया था, उस पर मर मिटने वाला। शाम ढले खुरम की आंख खुली थी। देर तक शावर लेने के बाद वो कमरे से बाहर निकला तो अजीब सी खामोशी और वीरानी सी उसका इस्तकबाल किया। शोर गुल्ला गुल्ला तो वैसे भी कहाँ कभी नहीं हुआ, लेकिन दीवारों से लिपटी रही वहशत ज़दा सी इस उदासी और पुसमुर्दगी उसने पहली बार ही महसूस की थी। खाना खा लो खुरम, मेहर अम्मी किचन से बाहर निकल आई थी। मुझे भूख नहीं है। वो बिना इनकी तरफ देखे बाहर चला गया था। पहले वो इनकी तरफ देखना नहीं चाहता था, अब इनकी तरफ उससे देखा नहीं जाता था। ओह खुरम, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। रुखसार उसे देखते ही चहकी थी। गुलाबी तंग कमीज का हमरंग रस्सीनुमा दुपट्टा गर्दन में डाले खुरम ने निगाह फेर ली। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? इस देहातन के जाने का गम तो नहीं मना रहे? रुखसार ने उसे छिड़ा। बकवास मत करो यार, खुरम ने बेजारी से टोका तो वो हंसी दबाकर कहने लगी, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मेहर अम्मी ने तो कुछ नहीं कह दिया, बहुत चहीती थी ना वो उनकी, अब की बार वो बुरी तरह चिढ़ गया। खुदा के लिए रुखसार, ख्वामखा के मफरूज़े घड़ने मत बैठ जाया करो। रुखसार उसे देखकर रह गई। अभी तो वो सिर्फ घर से गई है, पक्का कागज़ कब भिजवा रहे हो? लुबना, खाला को आधी अधूरी खुशी हजम नहीं हो रही थी। भिजवा दूंगा खाला, वो बेजारी से कहता वहाँ से उठ आया था। इसे क्या हुआ है? उन्होंने अचेंबे से रुखसार की तरफ देखा तो वो कंधे उचका कर रह गई। बाबा ना तो उस पर गुस्सा हुए थे और ना ही उसे बुरा भला कहा था, नाराज़गी का इजहार तक नहीं किया, बस खामोश हो गए। इनकी यही खामोशी ही तो उसे बुरी तरह झुंझलाहट में मुब्तला कर रही थी। मेहर अम्मी वैसे भी ज़्यादा नहीं बोलती थीं, लेकिन जब से ताबिंदा इस घर में आई थी तो वो अक्सर उससे बातें करती दिखाई देती। कभी किचन में एक साथ खाना बनाते हुए, कभी लाउंज में टीवी देखते तो कभी सहन में कुर्सियों पर बैठकर शाम की चाय पीते हुए। गुफ्तगू के लिए कोई ना कोई मौजू ज़हर बहस होता, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने भी चुप साध ली। खामोशी से घर के काम किए जाते। उस रोज़ भी वो ना जाने कहाँ मसरूफ़ थीं कि लैंडलाइन की मुसलसल बजती बेल पर भी बाहर ना निकले। नाचार खुरम को ही कॉल अटेंड करना पड़ी। अल शिफा क्लिनिक से किसी डॉक्टर आयशा की कॉल थी। इनकी बात सुनकर उसका दिमाग भक से उड़ गया। मिसिस खुरम कुछ अरसा पहले हमारे क्लिनिक पर आई थी। इनकी प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आप कल 11 बजे तक उनकी रिपोर्ट ले जा सकते हैं। वो तो हिलने के भी काबिल नहीं रहा था। किसकी कॉल है खुरम? मेहर अम्मी के पूछने पर उसने चौंक कर हाथ में पकड़ा रिसीवर क्रीडल पर रखा। अल शिफा क्लिनिक से डॉक्टर आयशा की कॉल थी। नज़रें चुराकर कहता वो बाहर निकल गया था। वाह अम्मा, मान गई आपको। बालों को ऊंची पोनी टेल में बांधे रुखसार धप से लुबना बेगम के बराबर तख्त पर आ बैठी थी। आपका चलाया सारा चक्कर अब मेरी समझ में आया है। जब आपने बैठे बिठाए इस लैला को ब्याह कर लाने का शोशा छोड़ा तो मुझे आप पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन आपने सच कहा था। लैला यहाँ आएगी तो ही उसके ज़रिए इन लोगों पर दबाव डालकर इस पेंडू को वहाँ से चलता किया जा सकता है। इनका प्लान खुलकर वो सौंफ हथेली पर रखकर फांकती इन्हें खराज तहसीन पेश कर रही थी। तो और क्या, दस्तगीर के ज़रिए ही इन सबको सीधा किया है। अब देखना, 1-2 दिन में ये तुम्हारे और खुरम के निकाह की तारीख की बात करने कैसे सर के बल चलकर अपने बाप के पास जाती है। रुखसार को माँ के कहने पर यकीन था, इसलिए सौंफ फांकती तमानियत से मुस्कुराती रही। वैसे अम्मा, मुझे उम्मीद नहीं थी इनकी मेहर अम्मी इतनी जल्दी हथियार डाल देंगी। अरे हथियार कैसे ना डालती, जब दोनों बच्चों को ही मैंने उसके मुकाबिल ला खड़ा कर दिया। दोनों के दिलों में बचपन ही से मैंने उसके खिलाफ इतना जहर भर दिया है कि ये ज़िंदगी भर उसके किसी बच्चे पर ईमान नहीं लाएंगे। सगी से बढ़कर है, लेकिन रहेगी हमेशा सौतेली, उन्होंने फखरिया सीना फैलाकर कहा था। दरवाजे के बाहर मुजस्समा बनी लैला भुरभुरी मट्टी की तरह ढह जाने को थी। फरजाना से कहें कुछ तो खुदा का खौफ करे, इसकी हालत पर रहम करे। क्या वो इस पोजीशन में है कि उसके मसालिम बर्दाश्त कर सके? मेहर अम्मी परेशानी से फ़ोन पर किसी से बुलंद आवाज़ में बात कर रही थी। खुरम के कदम बेसाख्ता ठटके थे। खुदा के लिए भाभी, आप प्लीज़ जाकर फरजाना को समझाएं। किस्मत ने अगर उसे दोबारा उसके दर पर ला फेंका है तो इसका ये मतलब तो नहीं वो इसके साथ जो मर्जी सलूक करती रहे। ऊपर से उसकी हालत। परेशानी से बोलते हुए इनकी आवाज़ बुलंद हो गई थी। दूसरी तरफ ना जाने क्या कहा गया कि उन्होंने अपने जल्द आने की यकीन दहानी करवाने के बाद फ़ोन बंद कर दिया था। खुरम को अजीब सी बेचैनी ने आ घेरा था। टाई की नाट ढीली करके ऑफिस बैग मेज़ पर रखा, बेड पर बैठकर झुकते हुए जूते उतारने लगा। सीधा हुआ तो नज़र सामने सोफे पर रखे तकिए पर गई थी। रोज़ खुरम के बाहर जाने के बाद वो कमरा समेटते हुए अपना तकिया उठाकर बेड पर रख देती और रात को उसके आने से पहले वही तकिया कभी कारपेट तो कभी सोफे पर पड़ा होता। उस दिन वो उसे बेड पर रखना भूल गई थी। उसकी सर्द महरी और नागवारी के बावजूद भाग भाग कर उसके कामों के पीछे हलकान हुई घड़ी की सुइयों के हिसाब से उसके खाने नाश्ते का ख्याल रखती। वो इस जाहिल, अनपढ़ और ना जाने क्या कुछ कहता रहता।
वो पलट कर जवाब तक न देती। यहाँ से जाने के बाद गोया वो हर जगह अपने होने का निशान छोड़ गई थी। अलमारी में हैंग किए उसके कपड़े, दराज में पड़ी कांच की चूड़ियाँ, और वो बरसती रात। खुरम के अंदर कुछ जलने लगा था। उसे घुटन महसूस हुई तो उठकर खिड़की खोल दी। शर्ट के ऊपरी बटन खोलकर गहरे सांस लिए। उसने निगाह उठाकर भी न देखना गवारा नहीं किया था। आज वो उसे पूरी जज्बात के साथ असबर हो रही थी। उसे और रुखसार को एक साथ देखकर उसके चेहरे की फीकी पड़ती मुस्कुराहट याद आई। उसके आंसू, उसकी बेयकीन निगाहें याद आईं जब मेहर अम्मी के साथ जाते हुए उसने पलटकर उसकी तरफ देखा था। और अब बच्चा सपहर ढलने को थी। खुरम मुस्तरिब सा बाहर निकल आया। सामने मेहर अम्मी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मुझे इमरजेंसी में गोठ जाना पड़ रहा है, आपके बाबा आए तो इन्हें बता देना। अभी वो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, परेशानी से कहती वो बाहर चली गई। इमरजेंसी? खुरम के दिल को जैसे किसी ने पांव तले मसला था। वो परेशानी से सहन में चक्कर काट रहा था जब बाबा आए। वो रुककर उन्हें बताने लगा। वो खामोशी से सुनते रहे, फिर बिना कोई जवाब दिए खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गए। खुरम ने बेबसी से उनके कमरे के बंद दरवाजे को देखा था। अकबी दीवार पर शाम की नारंगी किरणें तिरछी होकर पड़ रही थी जब लैला आहिस्ता से चलती उसके करीब बरामदे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई थी। जानते हो खुरम, वो इतनी बुरी नहीं थी जितना इन्हें बनाया गया, जितना हम इन्हें समझते रहे। खुरम चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा, जबकि वो सामने जामुन के पेड़ पर बने घोंसले को देख रही थी, जहाँ कबों का एक जोड़ा शाम ढलने से पहले ही लौट आया था। याद करो, कभी उनकी कराई गई सजनिश में अना का अंसर शामिल था, या जब इनके उकसाने पर बाबा ने हम पर सख्ती की हो, हमें डांटा हो, या फिर हम पर हाथ उठाया हो? क्या तुम्हारी याददाश्त में है कोई ऐसा लम्हा? उसने खुरम की तरफ देखा तो उसने आहिस्ता से नफी में सर हिलाया। वो सगी नहीं, फिर भी हम जिंदगी भर सौतेली सौतेली का राग अलापते अपने गले में मजलूमियत का ढोल डाले ऐसे अंधाधुंध पीटते रहे, लेकिन ये ढोल हमारे गले में डाला किसने? खुरम बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। हमारे इन सगे रिश्तों ने, जिनकी मसनूई लगावट भरे लहजों के पीछे जहर में मुझे इतने तीर गड़े हैं कि हम शायद जिंदगी भर इन्हें शुमार न कर सकें। लैला ने थककर अपना सर अपने भाई के चौड़े कंधे पर रख दिया था। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। वो रुखसार जिसने अपनी खूबसूरती से तुम्हें उलझाए रखा, खुद नुमाई की अनथक कोशिशों के सिवा और कुछ भी नहीं। मेहर अम्मी का इंतखाब दुरुस्त था खुरम। हमें यह बात समझने में बहुत देर लगी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा था। आसमान पर इक्का दुक्का सितारे टिमटिमाने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। खुरम ने मायूसी से सर झटका। ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह न हो। उसके कंधे पर हाथ रखती वो उठ खड़ी हुई थी। खुरम सर ऊंचा किए उसे देखने लगा। मेहर अम्मी रात इधर ही रुक गई थीं। बाबा को हल्का हल्का टेम्परेचर था। खुरम ने सारी रात उनके सराहने जाग कर गुजारी। सुबह के करीब कुर्सी पर बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई थी। बाबा ने उठते हुए अपनी चादर फैलाकर उस पर डाल दी। दिन चढ़ाया था जब मेहर अम्मी की आवाज़ पर उसकी आंख एक झटके से खुली। बाबा बाहर आए। फ्रेश हो जाओ खुरम, मैं जब तक नाश्ता लगाती हूँ। किसी मामूल की तरह किचन में मसरूफ़ उन्होंने सब्ज जाली वाली खुली खिड़की के पार नजर आते खुरम को देखकर कहा था। खुरम कम अज़ कम इनके मुंह से ये नहीं सुनना चाहता था। चंद सानियों तक यूं ही खड़ा रहा, फिर फ्रेश होने के बाद बाबा के साथ बैठकर बेदिली से नाश्ता करने लगा। वो मुंतज़िर ही रहा कि शायद मेहर अम्मी कुछ बताएं, लेकिन वो इधर उधर की बातें करती, कामों में लगी नहीं। बाबा अखबार पर नजरें दौड़ाते उठकर अपने कमरे में चले गए थे। उन्होंने ऑफिस से आज छुट्टी कर ली थी। खुरम मेहर अम्मी की तरफ देखता गोमगो की कैफियत में था कि दीवार पर लैला के घर से उठने वाले शोर पर मेहर अम्मी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। मैं जाकर देखता हूँ। वो फौरन उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ भागा था। खुरम इसे तलाक नहीं देगा, दस्तगीर की आंखों में आंखें डालकर लैला ने कहा। क्या कहा तुमने? मारे सदमे और हैरत से लुबना खाला की आवाज़ फट सी गई। मैंने कहा खुरम अपने होने वाले बच्चे की माँ को तलाक नहीं देगा, और ना ही मैं उसे मजबूर करूंगी। सुना आपने? वो उनसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। लम्हा भर के लिए सबको जैसे सांप सूंघ गया। बच्चा? रुखसार ने फटी फटी आंखों से उसे देखा। हाँ, रुखसार, खुरम का बच्चा। उसकी बीवी को तो घर से निकालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। उसके बच्चे को दुनिया में आने से रोक सकती हो? एक ही ख्वाहिश के पीछे अंधाधुंध भागते तुम सही और गलत की तमीज़ तक भुला बैठी। एक लम्हे के लिए ठहर कर सोचो, क्या वाकई ये मोहब्बत ही है? तुम्हें अपने अंदर से जवाब मिल जाएगा। जो जिद तुमने बांध रखी है, इसकी धूल में मोहब्बत तो कब की गुम हो गई। रुखसार पर जैसे एक जुनून सा सवार हो गया। हाँ, नहीं है मुझे तुम्हारे भाई से कोई मोहब्बत, लेकिन वो हमेशा मेरा था और उसे हमेशा मेरा ही रहना चाहिए था। मैं इस मलकियत से उसे भी आज़ाद नहीं करूँगी। खुरम पर जैसे किसी ने ठंडा यख पानी उड़ेल दिया था। वो अपनी जगह मुंजमिद सा खड़ा रह गया। ये भी हमारी खाला की ही मेहरबानी है। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो। गीज़ो गज़ब के मारे लुबना खाला का चेहरा कई रंग बदल रहा था। ये जुर्रत मुझे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी खाला, वो कदरे सर्द लहजे में बोली थी। मैं अपनी बेटी के हक पर किसी को डाका डालने नहीं दूंगी। तुम देखना, मैं
वो गुस्से से पागल होने लगीं। बस करें खाला, अब बस कर दें। बेटियां कोई इतनी गिरी पड़ी नहीं होती कि इन्हें किसी के कदमों की जंजीर बनाने के लिए साजिशों के जाल बुने जाएं। उसने सफ़ेद चेहरा लिए साकित खड़ी रुखसार की तरफ इशारा किया था। खुरम की तरफ जब इसने देखा तो जान गई वो ये बाजी हार गई थी। अरे दस्तगीर, बेगैरत, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करो इसे। उन्होंने दस्तगीर को झंझोड़ा। इसकी ज़रूरत नहीं है खाला, मैं खुद ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये बात समझ गई हूँ कि शर्तों की बुनियाद पर तय पाए जाने वाले रिश्ते कभी पायदार साबित नहीं होते। मोहब्बत गैर मशरूत ही अच्छी लगती है, और जिस दिन ये बात दस्तगीर की समझ में आ गई वो खुद मुझे लेने आ जाएगा, क्योंकि सच्ची मोहब्बत के रंग इतने कच्चे नहीं होते। कमर फेर कर सामने खड़े होकर उसकी आंखों में देखकर कहती वो मुड़ी थी और हैरत से बुत बने खड़े खुरम का बाजू पकड़कर कहा, चलो खुरम। थकन के मारे चल चल कर मेहर अम्मी की टांगें शल होने लगी तो वो कुर्सी पर बैठ गई। इस वक्त बैरूनी दरवाज़ा खुला था। खुरम और लैला को एक साथ आते देख वो चौंकी। सब ठीक तो है? तुम ठीक हो लैला? उन्होंने परेशानी से बारी बारी दोनों का चेहरा देखा था। लैला ने आगे बढ़कर उनके पैरों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। वो साकित ही रह गईं। आज मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी सिवाय इसके कि सिर्फ जन्म देने वाली ही माँ नहीं होती, कुछ आप जैसी भी होती हैं जो माँ ना होने के बावजूद अपनी सारी ममता लौटा देती हैं। उसके गरम गरम आंसू उनके कदमों पर गिर रहे थे। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। वो इनके कदमों पर सर रखकर बहुत सा रोना चाहती थी। महर ने तड़प कर उसे सीधा किया। अपने कमरे से बाहर निकलते बाबा ने हैरत भरी बेयकीनी से यह मंजर देखा था। खुरम उल्टे कदमों मुड़ा और आहिस्ता से बाहर निकल गया। ये खेत खलियान, ये पगडंडियाँ और इन कच्ची पक्की गलियों से भी आशना नहीं था, लेकिन जिसके लिए उसने ये सफ़र तय किया था वो उसे यूं अचानक अपने सामने देखकर साकित रह गई थी। रंग उड़े बोसीदा कपड़ों में दुपट्टा फैलाकर अपने वजूद को छुपाए, पहले बेयकीनी फिर हैरान और फिर बेयकीनी चेहरे के एतराफ सादा चोटी से निकलकर बालों की लटें कान के पीछे उड़सती वो एकटक उसे देखे गई, जो उससे चंद कदमों के फासले पर रुक गया था। अब किसके बल पर इतराती हो? वो जिसने तुम्हें हाथ से पकड़कर अपने घर से निकाल दिया। इसी तरह के एक दिन पक्का कागज़ तुम्हारे मुंह पर मार कर चला जाएगा। वो लम्हा जिसके लिए फरजाना भाभी उसे रोज़ तैयार करती, आज वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। उसे इस लम्हे खौफ आया था। अरे मैं कहती हूँ कानों में तेल डालकर खड़ी हो जो सुनाई नहीं दे रहा। दिन चढ़ाया और तुमने अभी तक तंदूर नहीं जलाया। चीखती चिंगाड़ती फरजाना का वॉल्यूम उस पर नज़र पड़ते ही एकदम मद्धम हुआ था। खुरम, मैं खुरम हूँ, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। फरजाना भाभी ने झटका खाकर उसे देखा था। निकाह के बाद वो जनाने में आने के बजाय फ़ौरन वापस अपने घर चला गया था। वो पहली बार ताबिंदा के शानदार शौहर को देख रही थी, जिसके ताने वो उठते बैठते ताबिंदा को देना नहीं भूलती थीं। मैं इतना अरसा अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहा, आपको तकलीफ़ हुई, माजरत खां हूँ, आप प्लीज़ ये रख लें। खुरम ने एक साइन शुदा चेक फरजाना भाभी की तरफ बढ़ाया, जिस पर लिखी रकम पढ़कर उनके हाथों के तोते उड़ गए। पहली बार दामाद घर आया, तुम कौन से सवाल जवाब लेकर खड़ी हो गई हो? जाकर कोई चाय पानी का बंदोबस्त करो। खुले अहाते में बकरियों के चारा डालता जीशान हाथों से भूसा झटकता भागता हुआ आया था। बहुत शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम अब चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। हैरान खड़ी ताबिंदा के कंधे पर बाजू फैलाकर उसे चलने का इशारा किया तो वो जैसे एकदम होश में आई थी। अगर आप दोबारा मुझे यहाँ छोड़ जाने के लिए लेके जा रहे हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। वो नरम लेकिन बेहद मजबूत लहजे में बोला था। स्याह शीशों वाली गाड़ी के गिर्द नंग धड़ंग बच्चे जमा होकर इश्तियाक से गर्दनें उठा उठाकर इन्हें देखने लगे थे। ताबिंदा ने सर सीट की पुष्ट टिकाकर आंखें मूंद लीं। अगर ये ख्वाब था तो बहुत खुशनुमा था। वो कुछ देर इस ख्वाब में जिंदा रहना चाहती थी। एहतियात से ड्राइविंग करता खुरम गाहे बिगाहे एक नज़र उस पर डाल लेता, जो लंबी मुसाफत तय करने के बाद आंखें मूंदे ऐसा अपने दिल के बेहद करीब महसूस हुई थी। बैरूनी गेट पर गाड़ी के टायर चिरचिराए तो लैला ने भागकर पूरा गेट खोल दिया। खुरम के साथ कदम मिलाकर चलती ताबिंदा को देखकर महर अम्मी के कदम जंजीर हुए थे। उन्होंने खुशगवार हैरत से इन दोनों को देखा। लैला पर निगाह पड़ते ही ताबिंदा के कदम सुस्त पड़े थे। लैला ने खुद ही आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वेलकम होम भाभी। अरे भाई अब अंदर भी आ जाओ। इकबाल साहब की पुरजोश आवाज़ तशक्कुर के एहसास से भीगने लगी थी। उन्होंने इस वक्त खुद को बहुत तवाना महसूस किया था। घर में होती खुशगवार सी चहल पहल को देखकर दरो दीवार से लिपटी उदासी और पसमुर्दगी की बेल मुरझाकर झड़ने लगी थी। ऐसे क्यों खड़ी हो? खुरम अंदर आया तो उसे कमरे के बीचों बीच खड़े देखकर पूछा। ताबिंदा ने गहरी सांस अपने अंदर उतारी। शायद अभी तक इस घर, कमरे और आपकी ज़िंदगी में अपनी हैसियत का तयन नहीं कर सकी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ ताबिंदा। वो उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ था। आपकी शर्मिंदगी से बात तो नहीं बनती। वो ज़ख्मी सा मुस्कुराई। बहुत कुछ याद आ गया था इस लम्हे। शायद मेरी माजरत और शर्मिंदगी मेरे गुजरे कल की गलतियों का अजाला ना कर सके, लेकिन मैं अपने आने वाले कल के बारे में बहुत पुरयकीन हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हारी दिल आज़ारी हो।
ताबिंदा की आंखों में नमी चमकी। लेकिन मैं आपके मयार पर पूरी नहीं उतरती। मेरे पास इस जैसी खूबसूरती और दिलकशी नहीं है। खुर्रम ने उसका हाथ थामकर बेड पर बिठाया और खुद बिल्कुल उसके सामने आ बैठा। वो खूबसूरती नहीं थी, एक सुराब था, एक बहकाव। लिहाजा शर्म हया में ही औरत की असल ज़ेब ज़ीनत और खूबसूरती होती है। और ये बात मुझे तुमने सिखाई है। ताबिंदा की आंखों की नमी गालों तक फैल गई। और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मेरी औलाद एक ऐसी माँ की गोद में परवरिश पाएगी जिसकी इखलाकी इक़दार बहुत बुलंद और ख़ूबसूरत है। वो अब ज़ारों की तार रोने लगी थी। खुर्रम ने उठकर दराज से उसकी कासनी चूड़ियाँ निकाली और उसके सामने बैठकर बहुत एहतियात से उसका हाथ थामे पहनाने लगा। आपको तो इनका शोर पसंद नहीं था। अब मुझे तुमसे वाबस्ता हर चीज़ दिलो जान से पसंद है। एक हाथ की पुस से गीले रुखसार रगड़ती वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी। खाना लग चुका है, बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए बाहर तशरीफ़ लाकर हमारे दस्तरखान को रौनक बख्शें और हमें शुक्रगुजारी का मौका दें। बाहर से लैला की चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो अभी अभी दस्तगीर की कॉल सुनकर आई थी, जो कह रहा था तुमने ठीक कहा था, सच्ची मोहब्बत के रंग वाकई इतने कच्चे नहीं होते।